हाय एवरीवन, और इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप्स एंड पैटर्न्स के बारे में। अगर मैं आपको एक ग्लिम्प्स दूं तो ये 10 पैटर्न्स हैं जिनको हम अपने चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स हैं जिनको हम C++ के कोड से और बहुत सारे लॉजिक से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब C++ के अंदर पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए वील हैव टू लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने लूप्स को डिटेल में कवर किया था। अब नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? नेस्टेड लूप से पहले हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा हुआ है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता था? जनरली जब भी हम कोई इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे लिए एक और इफ स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल पॉसिबल होता है, और इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स या फिर नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब जैसे इफ के अंदर एक और इफ आ सकता है, वैसे ही लूप्स के अंदर भी एक और लूप आ सकता है। तो जब लूप्स के अंदर हम लूप्स को लिखते हैं तो उन्हें हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। और जनरली लूप्स के अंदर लूप्स हम कब लिखते हैं? जनरली ये चीज़ या तो हम पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं, नहीं तो आगे जाकर बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स होंगे जिनमें हम नेस्टेड लूप्स को यूज़ कर रहे होंगे। सॉर्टिंग के अंदर हम नेस्टेड लूप्स को यूज़ कर रहे होंगे। सॉर्टिंग क्या है वो भी हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे। अब नेस्टेड लूप्स को सीखने के या पैटर्न्स को इन जनरल एज सच पैटर्न्स बड़ी कंपनी, जो बड़ी टेक कंपनीज होती हैं, वो अपने कोडिंग क्वेश्चंस में नहीं पूछती। जनरली अगर माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, फेसबुक, गूगल, इस तरीके की कंपनीज के अगर हम कोडिंग टेस्ट देखते हैं या फिर इंटरव्यूज देखते हैं तो जनरली आपसे पैटर्न्स के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पर फिर भी पैटर्न्स के ऊपर हम एक डेडिकेटेड चैप्टर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला तो क्योंकि जब हम पैटर्न्स के सवाल सॉल्व करते हैं तो उससे हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो हमारे लॉन्ग टर्म में काम आएगी। और सेकेंड रीज़न ये कि आगे जाकर हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स करेंगे। जैसे जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर टैबुलेशन नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हम बहुत सारे लूप्स लिखने वाले हैं। तो जब भी हम इस तरीके के लूप्स लिखते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि लूप्स का बेसिक फंक्शनिंग कैसे वर्क करता है। बेसिकली हमारे दिमाग में जो पहले ही लूप्स का जो काफी सारा बेसिक लॉजिक होता है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि जब हम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स करें तो उसमें हमें डाउट ना हो कि अगर हम एक मैट्रिक्स के ऊपर ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर अगर हम नेस्टेड लूप्स लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखने चाहिए। तो बाद में कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स में लॉजिक बनाना आसान हो, उसके लिए हम अभी से पैटर्न्स की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारी नेस्टेड लूप्स की प्रैक्टिस हो जाए। अब नेस्टेड लूप्स को हमने देख लिया, इट इज अ लूप इनसाइड अ लूप, जिसे इस चैप्टर के अंदर हम अपने पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। पर इस बेसिक स्टेटमेंट का मतलब क्या है हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। तो नेस्टेड लूप लिखने के लिए मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं। बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मुझे दिख रहा है मैंने 4 1 प्रिंट किए हैं, सेकंड लाइन में दिख रहा है मैंने 4 2 प्रिंट किए हैं, थर्ड लाइन में दिख रहा है मैंने 4 3 प्रिंट किए हैं, फोर्थ लाइन में दिख रहा है मैंने 4 4 प्रिंट किए हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ है जिसको मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ एक तो है तरीका कि मैं सिंपल सी आउट स्टेटमेंट लिख दूँ 4 बार 1 1 1 1 इस तरीके से, बट ये वाला तरीका हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लूप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लॉजिकली। हम जब भी एज अ प्रोग्रामर किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करें, किसी भी एल्गोरिथम को अप्रोच करें, ये नहीं सोचना ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें ऑफ कोड हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी कम लाइनें ऑफ कोड होती हैं उतना एक्चुअली एक कोड बेटर, ज़्यादा खिल के निकल के आता है, क्योंकि उसको पढ़ना आसान हो जाता है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। हमारा काम है कि कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे लूप्स अवेलेबल हैं या नेस्टेड लूप्स अवेलेबल हैं, उनको हम कैसे यूज़ करें अपना काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे वही खेल हम एक तरीके से खेल रहे होंगे। अब जब भी हम किसी पैटर्न को देखते हैं हम उसे 2 नज़रों से देखेंगे। एक तो है कि हम उसे रो वाइज देखने वाले हैं कि दिस इज़ माई रो 1, दिस इज़ माई रो 2, दिस इज़ माई रो 3 एंड दिस इज़ माई रो 4। तो इस तरीके से ये मेरी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। और ये जो वर्टिकली होते हैं इन्हें हम कॉलम्स कह देते हैं। तो ये मेरा कॉलम 1 है, दिस इज़ माई कॉलम 2, दिस इज़ माई कॉलम 3 एंड दिस इज़ माई कॉलम 4। तो मुझे पता चल रहा है कि इस पैटर्न के अंदर 4 रोज हैं मेरे पास और 4 कॉलम्स हैं मेरे पास। अब जो भी मेरा आउटर लूप होता है, फर्स्ट रूल कहता है कि मेरा जो आउटर लूप होगा वो कैसे डिसाइड होगा कि मेरा आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक रन करना चाहिए। बेसिकली वो डिसाइड होगा मेरे नंबर ऑफ रोज से, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हमारे पास होंगे, यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास हैं, वो डिसाइड करेगा कि मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ये फोर्थ लाइन हो गई। अगर मैं 4 लाइनें प्रिंट कर रही हूँ तो मेरा आउटर लूप भी 4 बार रन करना चाहिए। तो पैटर्न्स के लिए हम ये जनरल सा अजम्पशन लेकर चलते हैं। तो बेसिकली मुझे एक आउटर लूप बनाना है जो कितनी बार रन करे, जो 4 बार रन करे। तो मैं एक बेसिक सा यहाँ पर फॉर लूप क्रिएट कर सकती हूँ। इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू 4, हर बार कर देंगे i प्लस प्लस। तो ये मैंने एक लूप क्रिएट कर दिया, मेरा आउटर लूप यानी बाहर वाला लूप जो कितनी बार रन कर रहा है, जो 4 बार रन कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने इनर लूप के बारे में सोचना है।
कि इनर लूप कितनी बार रन करेगा। मुझे पता है मुझे एक आउटर लूप लिखना है, उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर एक इनर लूप लिखेंगे, पर लॉजिकली इनर लूप कितनी बार रन करना चाहिए, या इनर लूप हमें कहाँ से कहाँ तक रन करने की ज़रूरत है, वो हमें पता चल रहा होगा हमारे नंबर ऑफ कॉलम से, या फिर इन जनरल ईच रो से, कि एक रो के अंदर क्या एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम सी बातें हैं। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट रो को देखूं तो इसके अंदर कितने 4 टाइम्स 1 प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है 4 टाइम्स 2 प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है 4 टाइम्स 3 प्रिंट हो रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ मुझे क्या बेसिक सा, क्या पैटर्न, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है, मुझे ये चीज देखने को मिल रही है कि एक रो के अंदर 4 बार कोई ना कोई डिजिट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे भी 4 बार डिजिट प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी 4 डिजिट, यहाँ पे भी 4 डिजिट, यहाँ पे भी 4 डिजिट। और इंटरनल लूप का, इनर लूप का काम क्या होता है, इनर लूप का काम होता है ये बताना कि हर रो के अंदर क्या प्रिंट होगा और कितनी बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पर कितनी बार प्रिंट होने वाले में क्या जवाब मिल रहा है मुझे, कि हर रो में 4 बार कोई ना कोई चीज़ प्रिंट हो रही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा इनर लूप जो है वो 4 बार रन करेगा, अगर मैं 4 बार चीज़ें प्रिंट कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ मिलती है कि मैं अपने इनर लूप को भी 4 बार रन कर सकती हूँ। तो 4 बार रन करने का पॉइंट, लॉजिक हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, कि हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे। जनरली हम आई वेरिएबल लेते हैं, इस बार मैंने जे वेरिएबल लिया है, तो जे को भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू 4, एंड हर बार हम कर देंगे अपना जे प्लस प्लस। सो दिस इज माई इनर लूप। अब इनर लूप के अंदर हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इनर लूप के अंदर क्या काम करना पड़ेगा, तो थर्ड चीज हमारी वही है, व्हाट इज द वर्क इन इनर लूप। इनर लूप का काम हमें क्या बताता है, इनर लूप का काम हमें ये बताता है कि हर रो के अंदर क्या काम होगा। तो अगर मैं देखूं इंडिविजुअल रो के अंदर क्या काम हो रहा है, फर्स्ट अगर रो है तो उसके अंदर 1 4 बार प्रिंट हो रहा है, सेकंड अगर रो है तो उसके अंदर 2 4 बार प्रिंट हो रहा है, थर्ड अगर रो है तो उसके अंदर 3 4 बार प्रिंट हो रहा है, फोर्थ अगर रो है तो उसके अंदर 4 4 बार प्रिंट हो रहा है। ये मेरे पास पैटर्न आ रहा है कि जो भी मेरा रो नंबर है, रो नंबर क्या है, आई मेरा रो नंबर है, तो ith रो के अंदर आई ही 4 बार प्रिंट हो रहा है। अगर फर्स्ट रो है, आई की वैल्यू 1 है तो 1 ही 4 बार प्रिंट होगा, अगर आई की वैल्यू 3 है तो 3 ही 4 बार प्रिंट होगा। तो हर बार मैं क्या काम करवा रही हूँ, हर बार मैं अपने आई को प्रिंट करवा रही हूँ। बेसिकली जो भी मेरा रो नंबर है, व्हाट इज माय रो नंबर, आउटर लूप में मेरे नंबर ऑफ रोज होते हैं, तो रो नंबर कौन बताएगा, आउटर लूप का वेरिएबल। तो जो जिस भी रो पर अभी मैं खड़ी हूँ, अगर मैं फर्स्ट रो पे खड़ी हूँ तो 1 प्रिंट होगा 4 बार, अगर मैं थर्ड रो पे खड़ी हूँ तो 3 प्रिंट होगा 4 बार। तो आई को हम प्रिंट करने का काम कर रहे हैं अपने इनर लूप के अंदर। कितनी बार प्रिंट कर रहे हैं आई को, वो हमें इनर लूप बताएगा, यानी 4 बार प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो बेसिकली कोड के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम सी आउट करेंगे अपने आई को, एंड वी कैन सी आउट इट विद अ स्पेस। तो ये क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया मेरे नेस्टेड लूप का। आउटर लूप बताता है कितनी रोज होनी चाहिए, इनर लूप बताता है कितने कॉलम्स होने चाहिए, या एक रो के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, उस हिसाब से हम इनर लूप को डिसाइड करते हैं। और अंदर जो काम होना चाहिए इनर लूप के, वो हमें पता चलेगा कि हर रो के अंदर एक्चुअली क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेरी ईजी। इसको एक बार हम अपने कंप्यूटर के ऊपर लिख कर देखेंगे, उसके बाद हम इसे ड्राई रन भी करेंगे और इससे भी और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे, ताकि ये चीज़ हमें बहुत बेसिक लगने लग जाए। तो लेट्स कम टू आवर फाइल। ये बॉयलर प्लेट कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है C++ के अंदर। अब यहाँ मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम एक आउटर लूप लिखेंगे। आउटर लूप कह रहा है आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाए, 4 तक जाए। हर बार हम आई को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये मेरा आउटर लूप हो गया। इनफैक्ट लेट मी गिव इट अ कॉमेंट, दिस इज माई आउटर लूप। अब इनर लूप के अंदर क्या होगा, इनर लूप में बेसिकली मैं एक और लूप बनाऊंगी जो 4 बार रन करेगा, j लेस देन इक्वल टू 4, j प्लस प्लस। और मुझे इनर लूप के अंदर क्या वर्क परफॉर्म करना है, मुझे इनर लूप के अंदर वर्क परफॉर्म करना है कि आई वॉन्ट टू सी आउट द वैल्यू ऑफ आई। एक स्पेस के साथ इसको मैं सी आउट करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर, इस पूरे के पूरे कोड के अंदर एक चीज़ मिसिंग है। हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर वो मिसिंग चीज़ भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आया, यानी
4 बार 1 आ गया, 4 बार 2 आ गया, 4 बार 3 आ गया, 4 बार 4 आ गया। तो हमने जो लॉजिक सोचा था वो तो आ गया, बट एक छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है कि ये चीज़ एक लाइन पे आनी चाहिए, ये चीज़ नेक्स्ट लाइन पर आनी चाहिए, ये चीज़ नेक्स्ट लाइन पर आनी चाहिए एंड सो ऑन। तो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो नेक्स्ट लाइन वाला कैरेक्टर कहाँ पर आना चाहिए। तो लॉजिकली जब मैंने सारे के सारे फर्स्ट रो के 1 प्रिंट करवा दिए, मतलब फर्स्ट रो को मैंने प्रिंट करवाना बंद कर दिया, अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर आना चाहिए। फिर सेकंड रो प्रिंट करवाना बंद हो जाएगी, मतलब सारे 2 जब प्रिंट हो जाएंगे फिर मेरे पास नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर आना चाहिए। सारे 3 जब प्रिंट हो जाएंगे फिर मेरे पास नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर आना चाहिए। तो सारे 1 कहाँ पे प्रिंट होना बंद होंगे? इस इनर लूप के अंदर तो बार बार 1 प्रिंट होते रहेंगे। अब जैसे ही ये लूप खत्म होगा, मतलब मेरा एक रो खत्म हो गई। इनर लूप जब खत्म होता है तो जनरली वहाँ पे हमारी एक रो खत्म हो जाती है, और हर रो के बाद मुझे क्या चाहिए? हर रो के बाद मुझे एंड लाइन वाला कैरेक्टर इंसर्ट करना है। तो इसको एक बार सेव करके रीरन करते हैं। तो इस बार क्या हुआ? इस बार हमारा एग्जैक्ट वही पैटर्न हमारे लिए प्रिंट होकर आ गया। कैसे आया? एक रो को मैंने प्रिंट करवाया, एंड लाइन नेक्स्ट रो पे आ गई। नेक्स्ट रो को मैंने प्रिंट करवाया, एंड लाइन नेक्स्ट रो पे आ गई। नेक्स्ट रो को मैंने प्रिंट करवाया, एंड लाइन नेक्स्ट रो पे आ गए। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न काम करता है। अब मैंने इसे एक नॉर्मल कोड क्यों नहीं बोला, मैंने इसे पैटर्न क्यों बोला? पैटर्न मैंने इसे इसलिए बोला क्योंकि हम इस पूरे कोड को जनरलाइज कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एन। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि ये जो कोड है ये एक्चुअली अभी n इज इक्वल टू 4 के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे 4 को अगर मैं किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए रिप्लेस कर दूं तो एक जनरल सा बॉक्स मेरे पास आएगा। इसको कहने का मतलब है लेट मी डिफाइन माई इंट n को लेट सपोज मैंने 5 कर दिया, और यहाँ पे 4 की जगह मैं हर जगह इसे n कर दूं, इसे भी n कर दूं। 2 लूप्स के अंदर मैंने चेंजेस किए। इसे अगर सेव कर लूं तो नेक्स्ट जो पैटर्न प्रिंट होगा वो 5 के लिए प्रिंट होगा। ये मेरा 4 वाला पैटर्न है, और यही देखेगा ये मेरा 5 वाला पैटर्न है, और 5 वाले पैटर्न में भी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब यहाँ पे हर रो में एलिमेंट 4 बार आ रहा था, इस बार हर रो में एलिमेंट 5 बार आ रहा है, इसीलिए मेरा इनर लूप 5 बार रन कर रहा है। यहाँ पे 4 ही रोज थी, यहाँ पे 5 रोज आ रही हैं, इसीलिए मेरा आउटर लूप 5 बार रन कर रहा है। यहीं पे n को अगर मैं 7 बना दूं तो भी ये कोड रन करेगा। ये मेरा n इज इक्वल टू 7 के लिए पैटर्न आ गया, और n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर मुझे देखना हो तो भी कोड रन करेगा। दिस इज माई स्मॉल पैटर्न फॉर n इज इक्वल टू 3। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न एक जनरल चीज़ है जिसमें अगर आप n की वैल्यू चेंज कर दो ना, मतलब उसमें आपके कितने भी रोज हो सकते हैं और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, और उस हिसाब से आपको वैल्यू डिसाइड करनी है। तो बेसिकली उससे आप बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ n की वैल्यू को चेंज करके। अब इस कोड को एक बार हम ड्राई रन करने वाले हैं ताकि इसे हम डीप में समझ लें, और आगे के पैटर्न्स के जितने भी कोड हैं उन्हें हमें यानी आपको एक बार पेपर पेन लेके बैठना है और कॉपी पे खुद से एक बार ड्राई रन करके ज़रूर देखना है। अगर हम खुद से ड्राई रन करके नहीं देखेंगे तो हमारी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, इसीलिए ड्राई रन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर ड्राई रन। नेक्स्ट हम प्रिंट करने वाले हैं अपना इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड। बेसिकली हाफ पिरामिड ही है, बस इस बार लेफ्ट साइड की तरफ इन्वर्टेड एंड रोटेटेड है। तो इस हाफ पिरामिड को मुझे प्रिंट करना है। अब इस हाफ पिरामिड को प्रिंट करने के लिए ये मुझे n इज इक्वल टू 4 के लिए दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 4 रोज मुझे दिखाई दे रही हैं। अब जब भी हम इसकी एक रो को एनालाइज कर रहे हैं, ये कभी नहीं सोचना कि ये जो शुरुआत वाली स्पेसेस हैं ये अपने आप स्पेस प्रिंट हो गई। अगर लाइन के शुरुआत में कोई स्पेस होती है, कैरेक्टर से पहले कोई स्पेस है, तो उस स्पेस को मुझे अलग से प्रिंट करवाना पड़ता है, और अगर बाद में कोई स्पेस होती है उसको अलग से प्रिंट नहीं करवाना पड़ता। जैसे यहाँ पर ये स्पेस है, इसको मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा, पर इन 2 स्टार्स के बाद जो स्पेस है इसको मुझे प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले वाले पैटर्न में इस कैरेक्टर के पहले वाली स्पेस को मुझे प्रिंट करवाना था क्योंकि बाद में कैरेक्टर आ गया, पर इसके बाद वाली स्पेस मुझे प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बेसिकली नेक्स्ट लाइन और स्पेस बराबर ही है। तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है पैटर्न्स के अंदर। अब इसे भी लॉजिकली देखते हैं। पहले तो देखेंगे आउटर लूप, यानी कितने नंबर ऑफ रोज हैं। कितने नंबर ऑफ रोज हैं? n इज इक्वल टू 4 के लिए 1 2 3 4 4 रोज हैं, तो मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा? 1 से लेके n तक रन करेगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इनर लूप कितनी बार रन करेगा? तो इनर लूप के लिए बेसिकली देख लो कि हर रो के अंदर किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं ईच रो में। सो दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2, रो 3, रो 4। और हर रो के अंदर जैसे मैं फर्स्ट रो को देखूं, इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस एंड स्टार्स? पहले कुछ स्पेस हैं फिर कुछ स्टार हैं। या अगर मैं सेकंड रो को भी देखूं, पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं।
अगर मैं थर्ड रो को देखूं, पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं, फोर्थ रो के अंदर भी पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं। तो एवरी रो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस एंड स्टार्स। स्पेसेस एंड स्टार्स, कितने स्पेसेस एंड स्टार्स? फर्स्ट रो की अगर बात करें तो 1 2 3 स्पेसेस हैं इसके अंदर। कैसे पता चला? ये वाला स्टार जहाँ प्रिंट हो सकता था वहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं हुआ तो वहाँ स्पेस प्रिंट हुई, यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं हुआ तो स्पेस प्रिंट हुई, यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं हुआ तो स्पेस प्रिंट हुई। तो इस तरीके से 3 स्पेसेस हैं। तो मेरे पास 3 स्पेसेस हैं और 1 स्टार है। यहाँ पे मेरे पास 2 स्पेसेस हैं और 2 स्टार्स हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 स्पेस है और 3 स्टार्स हैं। यहाँ पे मेरे पास 0 स्पेस है और 4 स्टार्स हैं। अब सबसे पहले स्टार्स को देखते हैं क्योंकि वो ईजी लग रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उससे पहले कि जहाँ पर भी बीच में प्लस आ जाए, प्लस का मतलब है कि या तो 2 लूप्स लगेंगे, दिस इज़ माई इनर लूप 1 एंड दिस इज़ माई इनर लूप 2। जहाँ पर भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाए कि 2 अलग अलग चीज़ें हमें प्रिंट करवानी है, उनको आप साथ में एक ही इनर लूप के अंदर प्रिंट नहीं करवा सकते। उन्हें प्रिंट करवाने के लिए हमें 2 इनर लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो जब भी, जैसे लास्ट एग्जाम्पल के अंदर जब हम स्टार प्लस स्पेस प्लस स्टार कर रहे थे, दिस इज सपोज टू बी स्पेस, स्टार प्लस स्पेस प्लस स्टार कर रहे थे तो स्टार अलग से प्रिंट हो रहा था इस तरीके से, ये स्टार अलग से प्रिंट हो रहा था और ये वाली स्पेस अलग इनर लूप के अंदर प्रिंट हो रही थी। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो दिस इज 1 इनर लूप, दिस इज सेकेंड इनर लूप। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार नेस्टेड लूप्स के अंदर 2 इनर लूप्स हम यूज़ कर रहे हैं, कई बार हो सकता है 3 इनर लूप्स हम यूज़ करें, कई बार हो सकता है 2 आउटर लूप्स हमें यूज़ करने पड़े। तो इस तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं पैटर्न्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहले स्टार्स को देखते हैं। स्टार्स के लूप के लिए क्या मैं कह सकती हूँ, द नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। अगर रो नंबर 1 है तो स्टार्स भी 1 है, रो नंबर 3 है तो स्टार्स भी 3 है, रो नंबर 4 है तो स्टार्स भी 4 हैं। तो मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं? मेरे 2 लूप बनेंगे। पहला इनर लूप होगा, इसको लूप A कह देती हूँ मैं, जिसमें स्पेसेस प्रिंट होंगी, और दूसरा इनर लूप होगा जिसमें स्टार्स प्रिंट होंगे। तो पहले ये वाला स्पेसेस वाला लूप आएगा, तभी तो पहले स्पेसेस प्रिंट होंगी, फिर स्टार्स वाला लूप आएगा। तो हम पहले स्टार्स वाला लूप देख रहे हैं क्योंकि वो ईजी है। जो भी रो नंबर है उतने ही स्टार्स मुझे प्रिंट करने हैं। तो अगर मेरा रो नंबर I है तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके I तक चलेगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ स्टार्स वाला लूप 1 से लेके 1 to I तक चलेगा और उसमें हर बार हम क्या प्रिंट करवाएंगे? सी आउट करवा देंगे अपने स्टार को। तो मेरा जो वर्क है वो भी मैंने लिख दिया कि हर बार स्टार प्रिंट करवाना है। अब स्पेसेस को देख लेते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे मेरा रो नंबर बढ़ रहा है वैसे मेरे स्टार्स कम हो रहे हैं। ये पैटर्न हमने पहले भी देखा था, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस कम हो रहे हैं। स्पेसेस की बात करें, स्टार्स की नहीं, स्पेसेस वैसे ही कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब है रो नंबर कुछ ना कुछ -I की फॉर्म में आ रहा होगा। तो मुझे लूप कहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब मुझे कितनी स्पेसेस प्रिंट करवानी है? मेरा अजम्पशन है कि यहाँ पे फर्स्ट रो को ही देख लेते हैं। अगर रो नंबर 1 है तो यहाँ पे 3 स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे n-I स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं, यानी 4-1 यानी 3 स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं। तो n-I स्पेसेस हैं हर रो के अंदर। अगर I की वैल्यू 1 है तो 4-1 इज इक्वल टू 3। I की वैल्यू अगर 2 है तो 4-2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 2 स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं सेकेंड रो के अंदर। अगर I की वैल्यू 3 है तो 4-3 इज इक्वल टू 1, यानी 1 स्पेस प्रिंट हो रही है थर्ड रो के अंदर। अगर I की वैल्यू 4 है तो 4-4 इज इक्वल टू 0, यानी फोर्थ रो के अंदर 0 स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं, कोई स्पेस नहीं है। तो मेरा स्पेसेस वाला लूप कितनी बार रन करेगा, कहाँ तक रन करेगा? n-I टाइम्स रन करेगा। n-I मतलब 1 से स्टार्ट होगा और n-I तक जा रहा होगा। और हर बार मुझे क्या प्रिंट करवाना है? हर बार मुझे स्पेसेस को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे वर्क डन होगा सी आउट 1 स्पेस। तो ये यहाँ पे वर्क हो गया, ये इसका वर्क हो गया, एंड लास्ट में हम क्या कर देंगे? लास्ट में हम सिंपली सी आउट करा देंगे अपनी एंड लाइन। जैसे ही स्पेसेस प्रिंट हो गए एक लाइन के, स्टार्स प्रिंट हो गए, अब एंड ऑफ लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कोड। सबसे पहले सबसे इजी काम कर लेते हैं, आउटर लूप लिखेंगे। I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक हमारा आउटर लूप जाएगा, एंड ये मेरा आउटर लूप हो गया। अब आउटर लूप के अंदर मुझे डिसाइड करना है हर रो के अंदर क्या आना चाहिए। हर रो के अंदर पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं, पहले कुछ स्पेसेस हैं फिर कुछ स्टार्स हैं। तो पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करने पड़ेंगे, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट करने पड़ेंगे। स्पेसेस के लिए मेरा जो लूप है
j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक जाएगा, हर बार करेंगे j प्लस प्लस, और हर बार मुझे सी आउट कराना है i को या स्पेस को। स्टार्स वाला लूप कैसे वर्क करेगा? स्टार्स वाले लूप के लिए j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, j लेस देन इक्वल टू i तक जाएगा, हर बार हम कर देंगे j को प्लस प्लस, सी आउट कर देंगे 1 स्टार, और जैसे ही स्पेसेस और स्टार्स का कॉम्बिनेशन प्रिंट हो गया एक रो के लिए, लास्ट में हम सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। तो इस तरीके से मेरा जो पूरा कोड है वो मेरे लिए आ जाएगा। तो हर रो के अंदर पहले हम कुछ स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम कुछ स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू रन इट फॉर 4। तो मेरे पास ये वाला मेरा पैटर्न प्रिंट होकर आ गया। हम इसे n इज इक्वल टू 10 के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से बड़ा सा इन्वर्टेड रोटेटेड हाफ पिरामिड का पैटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आई होप ये लॉजिक हमें क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने क्या नई चीज़ सीखी। नई चीज़ ये सीखी कि किस तरीके से एक आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप हो सकते हैं, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है 3 इनर लूप भी हों, और यहाँ तो हमने एक ही आउटर लूप लिखा है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं जिसमें हम 2 आउटर लूप लिख रहे होंगे और दोनों आउटर लूप्स के अंदर एक एक इनर लूप होगा या 2 इनर लूप्स होंगे। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली कोडिंग के अंदर हमें एक ही चीज़ करनी होती है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम बड़ी लग रही है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है और फिर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमेशा छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या छोटी प्रॉब्लम ली, यहाँ पे हमने छोटी प्रॉब्लम ली कि कितने स्पेसेस और कितने स्टार्स हम हर लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और बढ़िया से पैटर्न के लिए सॉल्व करेंगे, विच इज़ द स्टार पैटर्न। अब ये जो स्टार पैटर्न है, पहले ही मैंने बात कर ली, पैटर्न्स हम इन सबको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जनरलाइज हो सकते हैं। n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, तब भी हमारा कोड वर्क करना चाहिए, इसलिए इन्हें पैटर्न्स बोला जाता है। तो ये जो पैटर्न आया है ये तब आया है जब n की वैल्यू 4 के इक्वल है। तो हमें ये याद रखना है n इज इक्वल टू 4 के लिए पैटर्न है। अब एनालाइज करेंगे। n इज इक्वल टू 4 कहने का ये भी मतलब है कि आपको बोला जाएगा कि आपको पैटर्न का कोड लिखना है और आपको बताया गया है कि n इज इक्वल टू 4 के लिए ये पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। तो n ऐसी चीज़ है जो आपको कोड के अंदर पहले से ही मिलेगी, यूज़र आपको n पहले से ही देगा। तो अब इस पैटर्न को अगर मुझे प्रिंट करना है तो सबसे पहले अपना लॉजिक देखते हैं। पहले मुझे देखना है आउटर लूप कितनी बार रन करना चाहिए। मुझे पता है आउटर लूप कितनी बार रन करता है, आउटर लूप इतनी बार रन करता है जितने मेरे नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 के लिए कितने रोज हैं? 1 2 3 4। मेरे पास 1 2 3 4 रोज हैं। तो जितने मेरी n की वैल्यू है उतनी बार ही मेरा आउटर लूप रन करना चाहिए। तो मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा? मेरा आउटर लूप n टाइम्स रन करेगा, मतलब 1 से लेके n तक मेरा आउटर लूप रन करेगा। अब सेकंड चीज़, मेरे इनर लूप कितनी बार रन करेगा, ये अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनर लूप कितनी बार रन करेगा? इनर लूप कितनी बार रन करेगा ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि मेरी हर रो के अंदर क्या लिखा हुआ है या मेरे कॉलम्स कितने हैं। दोनों सेम ही बातें हैं वैसे, हर रो के अंदर क्या लिखा हुआ है या मेरे कॉलम कितने हैं। अब यहाँ मैं देखूँ, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो को देखूँ, इसके अंदर कितने कॉलम हैं? इसके अंदर तो एक ही कॉलम है। सेकंड रो के अंदर कितने कॉलम हैं? 1 2। सेकंड रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। थर्ड रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। फोर्थ रो के अंदर कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2, दिस इज माई रो 3, दिस इज माई रो 4। रो 1 के अंदर कितने कॉलम है? 1 कॉलम है। या ये भी देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। एक एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है। रो 2 के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं? 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। रो 3 के अंदर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं? 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। रो 4 के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं? 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। दीज आर 4 स्टार्स, दीज आर 3 स्टार्स, दीज आर 2 स्टार्स, दिस इज 1 स्टार। तो ये मुझे एक बेसिक आइडिया लग गया अपने इनर लूप के बारे में। अब यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जो भी मेरा रो नंबर है, मेरा इनर लूप भी उतनी ही बार रन करना चाहिए। मतलब मैं थर्ड रो पे हूँ तो 3 नंबर्स को मुझे प्रिंट करवाना है या 3 कैरेक्टर्स को मुझे प्रिंट करवाना है, तो मुझे लूप को कितनी बार रन करना पड़ेगा? मुझे लूप को 3 बार रन करना पड़ेगा। अगर मैं फोर्थ रो पे हूँ तो मैं 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाऊंगी, तो मेरा लूप 4 बार रन करना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं रो नंबर 5 पे होती तो मुझे पहले से ही पता है मेरे पास कितने स्टार होते, मेरे पास 5 स्टार होते, तो मेरा इनर लूप 5 बार रन करना चाहिए था। तो बेसिकली इनर लूप कितनी बार रन करेगा? इनर लूप i टाइम्स, i का क्या मतलब है? रो।
आई क्या है मेरे लूप के अंदर, आउटर लूप के अंदर अगर मैं आई से आउटर लूप को डिनोट करती हूँ, आई इज बेसिकली माई रो नंबर। तो जब भी हम आई लिख रहे हैं हम बेसिकली अपने रो नंबर की बात कर रहे हैं। तो मेरा इनर लूप रो नंबर टाइम्स चलना चाहिए, मतलब जो भी मेरा रो नंबर है वो डिसाइड करेगा कि कितने एलिमेंट्स इस लाइन के अंदर, इस रो के अंदर प्रिंट होने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा जो लूप है वो 1 से लेके आई तक चलेगा। अब फाइनली मुझे देखना है मुझे प्रिंट क्या करना है। ये पता चल गया कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, ये पता चल गया कि हर रो के अंदर कितनी बार किसी कैरेक्टर को प्रिंट करना है। अब ये देख लेते हैं प्रिंट कौन सा कैरेक्टर करना है या कौन सा डिजिट करना है या एक्चुअली प्रिंट क्या करना है, व्हाट टू प्रिंट, वर्क क्या होने वाला है इनर लूप के अंदर। तो वर्क क्या हो रहा है, वर्क बेसिकली हो रहा है स्टार्स को प्रिंट करवाने का, कि जितनी बार भी मेरा इनर लूप बेसिकली चले वो हर बार चलते हुए एक स्टार को प्रिंट करवा दे। ये मेरा वर्क है। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे हर बार एक स्टार को सी आउट कराना है। तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं जिससे मैं किसी भी पैटर्न को बना सकती हूँ। मुझे आउटर लूप लिखना है जो 1 से लेके n तक चलना चाहिए, मेरा इनर लूप लिखना है जो 1 से लेके i तक आना चाहिए, और हर बार इनर लूप के अंदर मुझे स्टार को प्रिंट करवाना है। एक बार इसे पेपर पेन पे लिखते हैं, फिर इसे कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पेपर पेन पे लिखने के लिए यहाँ पर हमारा बेसिक कोड आ जाएगा, फॉर इंट i = 1, i <= n तक, 1 से लेके n तक हमें जाना है, हर बार कर देंगे i++। ये हमारा आउटर लूप हो जाएगा। इनर लूप के अंदर फॉर इंट j = 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, j <= i तक हमें जाना है, क्योंकि हमने देखा जो रो नंबर है उतने एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए। तो रो नंबर अगर i है तो i एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए, हर बार j को कर देंगे ++। अच्छा, कई बार एक बिगिनर मिस्टेक होती है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, विच इज़ कि कई बार हमारा आउटर लूप का वेरिएबल i होता है, इनर लूप का वेरिएबल j होता है। तो कई बार इनर लूप में भी कई सारे स्टूडेंट्स i++ ही लिख देते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आ जाते हैं, मतलब कोड सही से रन नहीं करना। तो ध्यान रखना है जिस भी लूप की हम बात कर रहे हैं उसी लूप का वेरिएबल अपडेट हो रहा हो, उसी के ऊपर कंडीशन लग रही हो, तो उस चीज़ को ध्यान से लिखना है। क्योंकि कभी कभी आगे जाके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स कई बार स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं और उसमें कोई छोटी सी बहुत बेसिक सी मिस्टेक होती है और उसकी वजह से एरर आ रहा होता है, और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि सारी एल्गोरिथम तो ठीक लिखी है, फिर क्यों एरर आता है। तो कई बार वो बेसिक सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से एरर आ रहा होता है। तो यहाँ पे काम क्या करना है मुझे, इनर लूप के अंदर काम करना है मुझे सी आउट करना दिस स्टार, और जैसे ही लाइन खत्म हो जाए, जैसे ही लाइन खत्म हो जाए नेक्स्ट लाइन आ जाए, लाइन खत्म हो जाए नेक्स्ट लाइन आ जाए, लाइन खत्म हो जाए नेक्स्ट लाइन आ जाए। लाइन कब खत्म होगी, लाइन खत्म होगी इनर लूप खत्म होने पर। तो मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर भी दे दूंगी। तो बेसिकली जैसे ही इनर लूप खत्म होगा मैं सी आउट कर दूंगी अपना एंड ऑफ लाइन। तो इस तरीके से मेरा जो कोड है वो वर्क कर रहा होगा। दिस इज द एग्जैक्ट कोड जिससे हम ये वाला स्टार पैटर्न जो है उसे प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स प्रिंट आवर स्टार पैटर्न। यहाँ n की वैल्यू पहले ही ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू 4। और आपने नोटिस किया होगा इस बार हमने 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर यहाँ पे यूज़ नहीं किया स्टॉपिंग कंडीशन के लिए। हमने अपने वेरिएबल्स को यूज़ किया है n को, i को। मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला यहाँ पे 1 होना चाहिए या यहाँ पे 4 तक ही मेरे स्टार्स प्रिंट हो। मैंने जनरल कोड रखा है कि n की वैल्यू चाहे 4 हो तो ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, अगर 5 होगा तो 5 रोज हो जाएंगी, 10 होगा तो 10 रोज हो जाएंगी। तो पहले अपने आउटर लूप को प्रिंट करते हैं। इंट i = 1, i से लेके n तक हम जाएंगे, हर बार कर देंगे i++। अब इनर लूप के अंदर j = 1, j को कहाँ तक लेके जाना है, j को मुझे i तक लेके जाना है, यानी जितने मेरे नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, उतने कैरेक्टर्स प्रिंट होने चाहिए। और हर बार मुझे सी आउट करना है स्टार, और लास्ट में हम सी आउट कर देंगे अपना एंड ऑफ लाइन। इसे कर लेते हैं सेव एंड प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास मेरा स्टार पैटर्न प्रिंट होकर आ गया। हम चाहते तो विद अ स्पेस भी प्रिंट करवा सकते थे, तो थोड़ा सा और क्लियरली मुझे पैटर्न दिखेगा। तो ये क्या हो गया, स्टार पैटर्न प्रिंट होकर आ गया। मैं चाहूँ तो इस स्टार पैटर्न को n = 5 के लिए भी रन कर सकती हूँ। तो ये n = 5 वाला स्टार पैटर्न है। मैं चाहूँ तो इसे n = 10 के लिए भी रन कर सकती हूँ। तो इस केस में काफ़ी बड़ा सा पैटर्न मेरे पास प्रिंट होकर आएगा। सो दिस इज़ माई पैटर्न फॉर n = 10। तो इस तरीके से एक जनरल कोड हमने लिख दिया जिससे हम अपने पैटर्न को प्रिंट करवा पा रहे हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं, दिस इज़ माई डायमंड पैटर्न। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें लग सकती है एज अ बिगिनर। तो इसको ऐसे सोचना है, मुझे डायमंड पैटर्न प्रिंट करना नहीं आता, मुझे नहीं पता डायमंड पैटर्न ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, मुझे इसको प्रिंट करना नहीं आता, ये मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगी, इसे छोटी प्रॉब्लम में तोड़ने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझे डायमंड पैटर्न प्रिंट करना नहीं आता,
पर क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक पहले अगर पिरामिड प्रिंट करने का प्रॉब्लम दे दें और फिर एक उल्टा पिरामिड प्रिंट करने का प्रॉब्लम दे दें, तो मैं वो चीज़ करने की कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा डूएबल, थोड़ा सा फेमिलियर प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो बेसिकली पहले मुझे अपना फर्स्ट पिरामिड प्रिंट करने की कोशिश करनी है, फिर मुझे अपना सेकंड पिरामिड प्रिंट करने की कोशिश करनी है। तो हम पिरामिड्स के ऊपर फोकस करेंगे, डायमंड पैटर्न को भूल जाते हैं, छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले फोकस करते हैं अपने फर्स्ट पिरामिड के ऊपर। फर्स्ट पिरामिड की बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट पिरामिड। अब फर्स्ट पिरामिड के अंदर सबसे पहले हमें फिगर आउट करना पड़ेगा आउटर लूप। आउटर लूप मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं। तो ये जो डायमंड पैटर्न है हमें n इज इक्वल टू 4 के लिए दिया हुआ है। तो क्या मैं कह सकती हूँ फर्स्ट पिरामिड में 1 2 3 4 ही रोज हैं। तो आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 4 से लेके n तक रन करेगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अभी के लिए कंप्लीटली भूल जाना है, पूरी तरीके से भूल जाना है। इनफैक्ट मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो मेरा फोकस है सिर्फ अपने इस अपर ट्रायंगल के ऊपर। तो इसका आउटर लूप मैंने फिगर आउट कर लिया। अब इसका इनर लूप देख लेते हैं। इनर लूप मतलब ईच रो कि ईच रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। बेसिकली ये मेरी रो 1 है, दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2, दिस इज माई रो 3, दिस इज माई रो 4। क्या मैं कह सकती हूँ एवरी रो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस एंड स्टार्स। जैसे पहले वाले पैटर्न में हमने देखा था, हमारे इस वाले इन्वर्टेड रोटेटेड पैटर्न में इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस एंड स्टार्स, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। यहाँ पे पहले कुछ स्पेसेस हैं। कितनी स्पेसेस हैं, इस लाइन में एक स्पेस है, इसे येलो से दिखाते हैं। इस लाइन में एक स्पेस है, इस लाइन में 2 स्पेसेस हैं, इस लाइन में हमारे पास 1 2 3 स्पेसेस हैं। तो फर्स्ट लाइन में कितनी स्पेसेस हैं, फर्स्ट लाइन में हमारे पास 3 स्पेसेस हैं और 1 स्टार है। यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं और 3 स्टार हैं। यहाँ पे 1 स्पेस है और 5 स्टार हैं। यहाँ पे 0 स्पेस है और 3 4 7 स्टार्स हैं। तो स्पेसेस यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान हो रहा है। इनफैक्ट स्पेसेस इतने स्पेसेस लास्ट वाले इन्वर्टेड रोटेटेड हाफ पिरामिड में हमने देखे थे। ये वाला जो पिरामिड हमने देखा था इसमें कितने स्पेसेस थे, क्या फॉर्मूला आया था स्पेसेस का, n-i। वही फॉर्मूला यहाँ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ ये तो इन्वर्टेड रोटेटेड हाफ पिरामिड ही बन रहा है ना। तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, हर रो के अंदर n-i नंबर ऑफ स्पेसेस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी 2 इनर लूप लगेंगे, एक जो मेरे लिए स्पेसेस प्रिंट करवाएगा, एक जो मेरे लिए स्टार्स प्रिंट करवाएगा। तो पहले वाला जो लूप होगा फर्स्ट इनर लूप, ये बेसिकली चलेगा 1 से लेके n-i तक। और यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे हम सी आउट कराएंगे अपने लिए स्पेसेस। तो मेरा फर्स्ट कितने नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करवाने वो मेरे लिए सॉर्टेड हो गया। अब नंबर ऑफ स्टार्स को देखते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स को कैसे देख सकते हैं, क्या मैं कह सकती हूँ फर्स्ट रो के लिए कितने स्टार्स, 1 स्टार, ठीक है। सेकेंड रो के लिए 3 स्टार्स, या ये ST हटा देते हैं यहाँ से। थर्ड रो के लिए 5 स्टार्स, फोर्थ रो के लिए 7 स्टार्स। एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, एंड द जनरल फॉर्मूला इज, अगर ये मेरे i की वैल्यू है, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4, तो दिस वैल्यू इज 2 multiplied by i minus 1. This is also 2 multiplied by i minus 1. This is also 2 multiplied by i minus 1. This is also 2 multiplied by i minus 1. 2 into 1 minus 1 क्या होता है, 2 minus 1 which is equal to 1. 2 into 2 minus 1 is 4 minus 1 which is equal to 3. 2 into 3 is 6 minus 1 is equal to 5. 2 into 4 is 8 minus 1 is equal to 7. तो ये मेरा स्टार्स वाला जो लूप है, अगर मैं रो नंबर i में हूँ तो कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, 2 into i minus 1 स्टार्स प्रिंट होंगे। तो कितना स्टार्स वाला जो इनर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो 1 से लेके 2 into i minus 1 टाइम्स रन करेगा, जिसमें हर बार मुझे क्या प्रिंट करवाना है, जिसमें हर बार मुझे एक स्टार प्रिंट करवाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा देखने में, ये हो सकता है आप मैथमेटिकल फॉर्मूला खुद से ना निकाल पाए हो, पर जनरल इंट्यूशन लेना है कि एक नॉर्मल नंबर से हर बार ऑड नंबर्स कैसे निकल रहे हैं, हर बार ऑड नंबर कैसे निकलते हैं।
हर बार ऑड नंबर तभी निकलते हैं जब इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस 1 हो या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस 1 हो। तो जनरली पैटर्न्स के अंदर जब हर बार ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हो ना, तो इसी तरीके का कुछ फॉर्मूला निकलता है। तो 1 3 5 7, तो इस तरीके का कुछ हमें फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, ये वर्क डन साथ के साथ हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो अपर पिरामिड है, फर्स्ट पिरामिड, इसको प्रिंट करवाने के लिए आउटर लूप मेरा यहाँ से यहाँ तक चलेगा, 2 इनर लूप मुझे लगेंगे। पहले इनर लूप में मैं स्पेसेस को प्रिंट करवाऊंगी जो n माइनस आई स्पेसेस होंगे। सेकेंड इनर लूप में मैं स्टार्स को प्रिंट करवाऊंगी जो 2 इंटू आई माइनस 1 स्टार्स होंगे। तो पहले तो अपने सिर्फ इस फर्स्ट पिरामिड को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। लेट्स क्रिएट n इज इक्वल टू 4। दिस इज माई फर्स्ट पिरामिड। इसमें आउटर लूप आ जाएगा i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। फिर अब मेरे पास फर्स्ट स्पेसेस प्रिंट होंगे एंड देन मेरे पास कुछ स्टार्स प्रिंट होंगे। तो स्पेसेस के लिए क्या करना है, स्पेसेस के लिए इनर लूप आएगा इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक मेरा लूप चल रहा है, हर बार कर देंगे। अच्छा, सेकेंड वेरिएबल इज सपोज टू बी j, ये j कर देना है, दोबारा से इसको i नहीं बनाना है क्योंकि हर लूप का नया वेरिएबल, नया काउंटर वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ हमें सी आउट करना है अपने स्पेस को। स्टार्स के लिए क्या करना है, स्टार के लिए फॉर इंट j इक्वल्स 1। इस j को मैं 2 बार इसलिए यूज़ कर पा रही हूँ क्योंकि जैसे ही ये लूप खत्म हो जाएगा, j डिलीट हो जाएगा मेमोरी से, तो मैं एक नया j क्रिएट कर सकती हूँ। j इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 और हर बार कर देंगे j को प्लस प्लस, सी आउट कर देंगे एक स्टार। और जैसे ही स्पेस एंड स्टार का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, मुझे नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है, तो सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। इसको सेव कर लिया, लेट्स रन इट। तो ये मेरे लिए एक पिरामिड प्रिंट होकर आ गया। मैं चाहूँ तो n इज इक्वल टू 5 के लिए भी अपने कोड को रन कर सकती हूँ। दिस इज अ बिगर पिरामिड फॉर n इज इक्वल टू 5। पर ये तो सिर्फ फर्स्ट पिरामिड प्रिंट हुआ। फर्स्ट पिरामिड ठीक है, मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। अब मेन फोकस है सेकेंड पिरामिड को प्रिंट करना। तो सेकेंड पिरामिड को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना ये सारा लॉजिक यहाँ से हटा लेते हैं एंड लेट मी शो द सेकेंड पिरामिड एंड हाइड द फर्स्ट वन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने सेकेंड पिरामिड के ऊपर फोकस करना है। तो अपने सेकेंड पिरामिड की हम बात करने वाले हैं। सेकेंड पिरामिड के अंदर भी सबसे पहले हमें अपने आउटर लूप के बारे में सोचना पड़ेगा। आउटर लूप इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ रोज वी हैव। तो अगर n इज इक्वल टू 4 है तो इसके अंदर 1 2 3 4 रोज हमारे पास हैं। तो मेरा ये लूप भी 1 से लेके n तक चलेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद मुझे इनर लूप्स को फिगर आउट करना है। इनर लूप्स कैसे पता चलेंगे, एनालाइज करके कि हर रो के अंदर क्या एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो एक बार रो नंबर लिख लेते हैं। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4। तो रो 1 के अंदर इट इज़ बेसिकली, अभी तो मुझे सिर्फ स्टार्स दिख रहे हैं, पर रो 2 के अंदर मुझे पता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस एंड स्टार्स। ये तो स्पेस हो गई, पर ये तो स्टार है ना। दीज आर ऑल्सो स्पेसेस, स्टार्स, स्पेसेस, स्टार्स। स्टार के बाद वाली स्पेस मुझे एज सच प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो एंड लाइन ही हो जाएगा। उसमें आप स्पेस प्रिंट करवाओ या मत करवाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एवरी रो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्पेसेस एंड सम स्टार्स। रो 1 के अंदर 0 स्पेसेस हैं और कितने स्टार्स हैं, 7 स्टार हैं। रो 2 के अंदर, यहाँ मैं स्पेसेस हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज़ अ स्पेस, दिस इज़ अ स्पेस एंड दिस इज़ अ स्पेस। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्पेस है, 5 स्टार हैं, 2 स्पेस हैं, 3 स्टार हैं, 3 स्पेस हैं और 1 स्टार है। तो इसका लॉजिक तो मुझे पहले ही समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज़ दिस लॉजिक? दिस लॉजिक इज़ बेसिकली ऑफ द टाइप 2 इंटू आई प्लस 1 या 2 इंटू आई माइनस 1 वाला, यानी ऑड नंबर्स वाला। पर एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है फर्स्ट पिरामिड के कंपैरिजन में। वो चीज़ ये है कि जैसे जैसे रो नंबर बढ़ रहा है, ये नंबर्स कम हो रहे हैं। मतलब यहाँ जो पैटर्न बनेगा दैट विल बी 2 इंटू एन माइनस आई प्लस 1 या माइनस 1, इस तरीके का कुछ पैटर्न बनेगा जो काफ़ी ज़्यादा, मैं सच बताऊँ तो मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ। ट्रिक मैं ये यूज़ करूँगी कि मेरा जो आउटर लूप है उसे 1 से n तक चलाने की जगह मैं n से 1 तक चलाऊँगी। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने लूप को 1 से n तक चलाओ या n से 1 तक चलाओ। लूप कितनी बार चलेगा, लूप n टाइम्स ही रन करेगा। रोज़ कितनी प्रिंट होंगी, रोज़ n ही प्रिंट होंगी। तो मेरे फाइनल आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मुझे आसानी मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगी,
अपने लूप को मैं n से 1 तक चलाऊंगी, और जब मैं लूप को n से 1 तक चलाऊंगी तो मेरे रो नंबर्स फ्लिप हो जाएंगे। तो बेसिकली इस बार ये रो नंबर 4 बन जाएगी जब i की वैल्यू 4 होगी, ये रो नंबर 3 बन जाएगी, ये रो नंबर 2 बन जाएगी, ये रो नंबर 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे i की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 1 है। अब मेरे लिए आसान हो गई चीज़ें। अब जैसे जैसे रो नंबर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टार्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ माई नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई i -1। तो 2 इंटू 4 8 हो गया, -1 7 हो गया, तो 7 आ गया हमारे पास। 2 इंटू 3 6 हो गया, -1 5 हो गया, तो 5 आ गया हमारे पास। 2 इंटू 2 4 हो गया, -1 3 हो गया, तो 3 आ गया हमारे पास। तो अब मेरा जो स्टार्स वाला लूप है, मतलब 2 लूप चलेंगे यहाँ पे, एक होगा स्पेसेस के लिए, एक होगा स्टार्स के लिए। स्टार्स वाला लूप चलेगा 1 से लेके 2 इंटू i-1 तक, जिसमें मुझे स्टार प्रिंट करवाने हैं। स्पेसेस वाले लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा? स्पेसेस वाले लूप में बेसिकली जैसे जैसे रो नंबर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दिस स्पेस इज इक्वल टू n माइनस आई। तो यहाँ पे 4 - 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 1 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो ये मेरा स्पेसेस वाला लूप है जो 1 से लेके n - i तक रन करेगा। तो अब सेकंड यानी बॉटम वाले पिरामिड को प्रिंट करवाने के लिए मुझे एक आउटर लूप बनाना पड़ेगा और 2 उसके अंदर इनर लूप होने चाहिए, एक स्पेसेस के लिए एक स्टार्स के लिए। तो अपने इस सेकंड पिरामिड के लॉजिक को लिखते हैं, और अभी के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पिरामिड वाले लॉजिक को थोड़ा सा कॉमेंट आउट कर देते हैं, यानी हमें दोनों को साथ में प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ अपने सेकंड पिरामिड के ऊपर फोकस करते हैं। दिस इज़ माई सेकंड पिरामिड। इसमें एक तो मेरा आउटर लूप आएगा i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n, या यहाँ पे हम ऑपोजिट करने वाले थे, तो n से स्टार्ट होगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, और हर बार i को माइनस माइनस कर देंगे यानी डिक्रीज कर देंगे। ये मैंने ट्रिक यूज़ की है, ये मैंने फ्लिप किया है नंबर्स को ताकि मैथ में मुझे आसानी हो। तो सबसे पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद मुझे कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो स्पेसेस के लिए फॉर इंट j इक्वल्स 1 j लेस देन इक्वल टू n माइनस i तक मुझे लूप चलाना है j प्लस प्लस, और हर बार मैं अपने एक स्पेस को प्रिंट करवा दूंगी। स्टार्स के लिए फॉर इंट j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू i-1, हर बार कर देंगे j प्लस प्लस, एंड आई एम गोइंग टू सी आउट माई स्टार। और जैसे एक लाइन ख़त्म हो जाएगी वैसे ही हम एंड ऑफ लाइन प्रिंट कर देंगे। तो इसे सेव कर लेते हैं। दिस इज़ माई सेकेंड पिरामिड। सेकेंड पिरामिड के लिए एक बार प्रिंट करवाते हैं। तो ये मेरे पास 5 नंबर्स का n इज इक्वल टू 5 के लिए, आई थिंक हाँ n इज इक्वल टू 5 के लिए सेकेंड पिरामिड प्रिंट हो गया। इसको n इज इक्वल टू 4 के लिए प्रिंट करवाएंगे, तो ये रहा n इज इक्वल टू 4 के लिए। ये 7 स्टार्स हैं, ये 5 स्टार्स हैं, ये 3 स्टार्स हैं, ये 1 स्टार है। तो ऑड नंबर में मेरे पास प्रिंट होके आ रहे हैं। अब दोनों को, फर्स्ट पिरामिड एंड सेकेंड पिरामिड दोनों को एक साथ प्रिंट करवाते हैं। अब मेरे पास डायमंड प्रिंट होके आ जाएगा। लेट मी क्लियर इट एंड रन इट। तो दिस इज माई फर्स्ट डायमंड फॉर n इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 5 के लिए जनरल कोड लिखा है मैंने, तो n इज इक्वल टू 5 का डायमंड ये रहा। n इज इक्वल टू 6 का अगर हमें डायमंड चाहिए, ये रहा n इज इक्वल टू 6 का एक स्लाइटली बिगर डायमंड। n इज इक्वल टू 7 का चाहिए, तो ये रहा n इज इक्वल टू 7 का और थोड़ा सा बड़ा डायमंड। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई पैटर्न प्रॉब्लम आए या जब भी कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम आती है, आपको लग रहा है कोडिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हमें सॉल्व नहीं हो रही, हमें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से सॉल्व होगी, वो बिल्कुल ठीक बात है, कोई नहीं, हम ह्यूमन ऐसे ही प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करने की कोशिश करनी है, और छोटी प्रॉब्लम को 1 स्टेप एट अ टाइम लेकर हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पैटर्न जिसे हम सीखने वाले हैं दैट इज आवर हॉलो रेक्टेंगल पैटर्न। हॉलो क्यों? क्योंकि बीच से खाली है, तो इस रेक्टेंगल पैटर्न को हम प्रिंट करने वाले हैं। अब जब भी इस तरीके का रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आगे जाके हम डायमंड को देखेंगे, तो इस तरीके के जब भी हम पैटर्न्स देखने हैं, इन्हें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही इन्हें हम देखना पसंद करते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले एक बार अपना पुराने वाला लॉजिक सोचते हैं, आउटर लूप वाला। आउटर लूप के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटर लूप के लिए देखना पड़ेगा अगर n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास ये पैटर्न प्रिंट होके आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 के लिए ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है, तो उसमें आउटर लूप कैसे पता चलेगा? जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? दिस इज माई फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो, दिस इज माई थर्ड रो, दिस इज माई फोर्थ रो।
तो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक लूप चलना चाहिए, 1 से लेके n तक लूप चलना चाहिए, क्योंकि n इज इक्वल टू 4 के लिए 4 रोज प्रिंट हो रहे हैं। सेकेंड चीज जो मुझे फिगर आउट करनी है दैट इज कि इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए। इनर लूप कैसे पता चलेगा, इनर लूप पता चलेगा ईच रो से, कि हर रो में एनालाइज करके कुछ फॉर्मूला, कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हर रो के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है। तो उसको हम देखते हैं। दिस इज माई रो 1, दिस इज माई रो 2, दिस इज माई रो 3, दिस इज माई रो 4। रो 1 के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, रो 1 के अंदर मेरे पास 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। रो 2 के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, रो 2 के अंदर 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। रो 3 के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, इसके अंदर भी 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। रो 4 के अंदर 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। पर ये जो 2 स्टार्स मेरे पास इन रोज के अंदर, बीच वाली रोज के अंदर प्रिंट हो रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस स्टार्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है एक स्टार यहाँ आ गया, एक स्टार यहाँ आ गया, एक स्टार यहाँ आ गया, एक स्टार यहाँ आ गया। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार प्लस स्पेस प्लस स्टार। एम आई करेक्ट? इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन है ये। सिर्फ स्टार तो प्रिंट नहीं हो रहे हैं, स्टार के बीच में जो स्पेस है वो भी प्रिंट हो रही है। मतलब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक स्पेस है। अगर यहाँ स्टार नहीं आया तो ये जो स्पेस है ये प्रिंट हो रही है सी आउट करके। मतलब सी आउट समथिंग समथिंग स्पेस, मतलब सी आउट एक एम्प्टी स्पेस, ये चीज है जो प्रिंट हो रही है अगर स्टार प्रिंट नहीं हो रहा तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टार्स नहीं प्रिंट हो रहे, यहाँ पे एक्चुअली क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे एक तो स्टार प्रिंट हो रहा है, या इसे ST से मैं दिखा देती हूँ, प्लस कितनी स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 3 स्पेसेस प्लस 1 स्टार। नेक्स्ट लाइन में भी 1 स्टार प्लस 3 स्पेसेस प्लस 1 स्टार। और अगर एक और नेक्स्ट लाइन होती तो उसके अंदर भी जनरली यही पैटर्न है जो फॉलो होते जाता। तो यहाँ से क्या लॉजिक निकलता है, यहाँ से कुछ इस तरीके का मैं लॉजिक निकाल पा रही हूँ कि अगर मेरी रो नंबर 1 है या 4 है, मतलब या तो फर्स्ट रो है और लास्ट रो है। फर्स्ट रो यानी जिसमें नंबर 1 है, लास्ट रो यानी जिसमें नंबर n है। अगर 1 या n है, मतलब फर्स्ट या लास्ट रो है, तब तो कितने स्टार्स प्रिंट कर दो, तब तो 5 स्टार्स प्रिंट कर दो। या क्या मैं इन 5 स्टार्स को भी तोड़ सकती हूँ? क्या मैं अपने 5 स्टार्स को तोड़कर लिख सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1 स्टार प्लस 3 स्टार प्लस 1 स्टार। 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 5 स्टार्स ही हो गया। और इस 5 स्टार को भी तोड़कर क्या मैं लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू 1 स्टार प्लस 3 स्टार प्लस 1 स्टार। तो बेसिकली कोई भी रो हो, ये 1 शुरुआत वाला 1 स्टार और ये लास्ट वाला 1 स्टार तो मुझे प्रिंट करना ही करना है। यानी ये वाला 1 स्टार और ये वाला 1 स्टार तो मुझे प्रिंट करना ही करना है। बस फर्स्ट रो में और लास्ट रो में 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं। मतलब एक लूप में चला सकती हूँ कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 क्या है, 3 इज बेसिकली n-1 टाइम्स। मेरा एक इनर लूप चल सकता है जो चलेगा n-1 टाइम्स। और फर्स्ट एंड लास्ट रो के लिए स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी उस इनर लूप के अंदर, और बाकी सारी रोज के लिए स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी। अब ये काफ़ी भारी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको थोड़ा तोड़ के लिखते हैं। यानी इनर लूप लिखने से पहले, इनर लूप यानी इस आउटर लूप के अंदर क्या क्या आना चाहिए, एक लाइन के अंदर, हर लाइन के अंदर बेसिकली 1 स्टार तो मुझे प्रिंट करवाना ही है। मतलब हर बार मैं सी आउट 1 स्टार तो करूँगी ही करूँगी। ये मेरा फर्स्ट स्टार हो गया और ये लास्ट स्टार भी मुझे प्रिंट करवाना है, तो ये सी आउट लास्ट स्टार भी मैं करूँगी ही करूँगी। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टार एंड दिस इज़ माई लास्ट स्टार। बस इसके बीच में मेरा इनर लूप आएगा। इनर लूप इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, n की वैल्यू अगर 4 है तो लूप कितनी बार चल रहा है, 3 स्टार प्रिंट करवाने या 3 स्पेसेस प्रिंट करवानी है, तो n-1 टाइम्स चल रहा है। n की वैल्यू 4 है तो 3 बार चलेगा, 5 है तो 4 बार चलेगा, 6 है तो 5 बार चलेगा। तो मेरा एक लूप होगा जो 1 से लेके कितनी बार चलेगा, 1 से लेके n-1 टाइम्स रन करेगा। और इस लूप के अंदर मैं क्या काम करवाऊंगी, इस लूप के अंदर अगर फर्स्ट या लास्ट रो है तब तो मैं स्टार्स प्रिंट करवाऊंगी। कितनी बार प्रिंट हो जाएगा मेरा स्टार, 3 बार प्रिंट हो जाएगा। और एल्स वाले केस में, दूसरे अगर केसेस हैं तो उनके लिए मैं एक स्पेस प्रिंट करवाऊंगी। कितनी बार प्रिंट हो जाएगी स्पेस, हर बार 3 बार प्रिंट हो जाएगी। मतलब n-1 टाइम्स मेरी स्पेस प्रिंट हो जाएगी। तो आउटर लूप तो 1 से लेके n तक चलेगा। फिर आउटर लूप के अंदर एक मैं स्टार हमेशा फर्स्ट वाला प्रिंट करवाऊंगी, एक स्टार हमेशा लास्ट वाला प्रिंट करवाऊंगी, और इनके बीच में मेरा इनर लूप आएगा जो n-1 टाइम्स रन करेगा, जिसमें स्टार या स्पेस मेरा रो नंबर डिसाइड करेगा। और क्या प्रिंट करना है मुझे, वो तो मैंने ऑलरेडी देख लिया। अगर फर्स्ट या लास्ट रो है
तो स्टार प्रिंट होगा, और अगर फर्स्ट लास्ट रो नहीं है तो स्पेस प्रिंट होगी। तो मेरा वर्क कहाँ पे आ गया? मेरा वर्क बेसिकली मैंने यहीं पे डिफाइन कर लिया कि क्या वर्क होने वाला है। अब इस लॉजिक को एक बार कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा और इस पर हम नज़र डाल लेंगे। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए मुझे लॉजिक लिखना है, आउटर लूप लिख लेंगे i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब क्या करना है, जैसे ही हम अपने आउटर लूप के अंदर घुसेंगे मुझे सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टार प्रिंट करवाना है। तो मैं सी आउट कर दूंगी अपना फर्स्ट स्टार, दिस इज माई फर्स्ट स्टार। उसके बाद ये मेरा लास्ट स्टार हो गया, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट स्टार। इसे लास्ट कह देते हैं एंड इसे अपना फर्स्ट स्टार कह देते हैं। इनफैक्ट लास्ट स्टार को प्रिंट करने के बाद मैं अपनी एंड ऑफ लाइन भी कर सकती हूँ। लास्ट स्टार प्रिंट हो गया, अब नेक्स्ट लाइन में चलें, और इसके बीच में मेरा इनर लूप आएगा। और इनर लूप कैसे आएगा? इनर लूप शुरू होगा j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक, n माइनस आई j प्लस प्लस। और हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मुझे अगर मेरा जो रो नंबर है, रो नंबर यानी i, अगर i की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू n है, यानी या तो फर्स्ट रो है, i की वैल्यू 1 कब होगी? जब फर्स्ट रो में होंगे। i की वैल्यू n कब होगी? जब लास्ट रो में होंगे। फर्स्ट या लास्ट रो के लिए तो सी आउट कर दो स्टार, एल्स सी आउट कर दो स्पेस। तो या तो सिर्फ स्टार प्रिंट होगा या फिर सिर्फ स्पेस प्रिंट होगी। तो इस तरीके से मेरा जो पूरा लॉजिक है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दिस इज माई लॉजिक फॉर प्रिंटिंग अ हॉलो रेक्टेंगल। इसे सेव कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रन द कोड, एंड इस तरीके का एक हॉलो रेक्टेंगल हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगा। हम चाहें तो n इज इक्वल टू 5 के लिए भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो इस तरीके का कुछ प्रिंट होकर आएगा। n इज इक्वल टू 6 के लिए प्रिंट करवाएंगे तो इस तरीके का कुछ प्रिंट होकर आएगा। तो बेसिकली हर बार क्या हो रहा है, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो 3 स्पेसेस हैं, n इज इक्वल टू 5 है तो 4 स्पेसेस हैं, n इज इक्वल टू 6 है तो 5 स्पेसेस है, विच इज इक्वल टू n माइनस 1, और 6 रोज हैं। तो इस तरीके से हम अपने लिए एक हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर इस लॉजिक को समझने में अगर हमें थोड़ा सा भी चैलेंज फेस हो रहा है तो कोई नहीं करना, इस कोड को बेसिकली ड्राई रन करके देखना है फॉर n इज इक्वल टू 4, या आप n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ड्राई रन कर सकते हो। n इज इक्वल टू 3 के लिए भी ड्राई रन करोगे तो एक छोटा सा हॉलो रेक्टेंगल हमारे लिए प्रिंट होकर आएगा, विच इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। इसको ड्राई रन करने में आपको कम टाइम लगेगा एंड ईजी होगा थोड़ा सा, तो इसके लिए आप एक बार ड्राई रन करके देख सकते हो कि कैसे ये पैटर्न प्रिंट होकर आए। अब नेक्स्ट हम प्रिंट करने वाले हैं एक और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न, विच इज़ अ बटरफ्लाई पैटर्न। अब यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि मैम इतने सारे पैटर्न हमने कर लिए हैं, क्या कोई एक्चुअली इंटरव्यू में बैठ के हमसे बटरफ्लाई या डायमंड पैटर्न पूछेगा? तो मेरा जवाब है बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत रेयर है कि आपसे बटरफ्लाई या डायमंड पैटर्न जैसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न आपसे पूछे जाएं। पर हम इन्हें इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी हमें थोड़ा सा सिंपल और डुएबल लगना स्टार्ट हो जाए, ताकि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में हम बांटना सीख जाएं। तो इस बटरफ्लाई पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। वैसे तो ये पैटर्न बहुत बड़ा है, मतलब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आएगा, तो दिस इज अ स्क्रीनशॉट दैट आई हैव टेकन। और ये किसके लिए है? ये n इज इक्वल टू 4 के लिए पैटर्न प्रिंट हुआ है। अब ये तो काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न मुझे दिख रहा है, तो मुझे नहीं पता बटरफ्लाई पैटर्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे। जैसे डायमंड पैटर्न को हमने अपर हाफ और लोअर हाफ 2 पिरामिड्स में बांट दिया था, वैसे ही इसे हम अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले फोकस करेंगे हम अपने अपर हाफ के ऊपर, मतलब पहले जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो हमारा इतने वाला पार्ट होने वाला है। ठीक है, दिस इज द पैटर्न दैट आई वांट टू प्रिंट। अब इस पैटर्न के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए देखेंगे कि आउटर लूप, यानी दिस इज माय पैटर्न 1। पैटर्न 1 के लिए हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो आउटर लूप कितनी बार रन कर रहा है, वो नंबर ऑफ रोज से पता चलेगा। तो मेरे नंबर ऑफ रोज हैं 4, कितनी रो प्रिंट हो रही हैं? 1 2 3 4, 4 ही रो मेरे पास प्रिंट हो रही हैं। तो बेसिकली 1 से लेके n तक मुझे लूप चलाना है। उसके बाद बात करेंगे इनर लूप की। तो इनर लूप के लिए देख लेंगे हर रो के अंदर क्या क्या प्रिंट हो रहा है। हर रो के अंदर पहले कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं, फिर कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ये मुझे पता चल रहा है। हर रो के अंदर पहले कुछ ना कुछ स्टार्स हैं, फिर कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं, फिर कुछ ना कुछ स्टार्स हैं। तो अब लॉजिक देख लेते हैं। रो, अगर रो नंबर 1 है तो इसके अंदर एक स्टार है। कितनी स्पेसेस हैं? 1 स्पेस है, दिस इज सेकेंड स्पेस, दिस इज थर्ड स्पेस, this is 4th space, this is 5th space, this is 6th space.
6 स्पेसेस हैं और दोबारा एक स्टार है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में। ये रो 2 है, इसके अंदर 2 स्टार्स हैं, फिर 1 2 3 4 स्पेसेस हैं और दोबारा से 2 स्टार हैं। रो नंबर 3 है, इसके अंदर 3 स्टार हैं, 2 स्पेसेस हैं और 3 स्टार हैं। रो नंबर 4, इसके अंदर 1 2 3 4 स्टार हैं, फिर 0 स्पेसेस है और दोबारा से 4 स्टार हैं। क्योंकि मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो उसी नज़रिए से देखना है। 4 स्टार हैं, यहाँ कोलन नहीं, अब प्लस आएगा, 0 स्पेसेस हैं और दोबारा से 4 स्टार हैं। तो जहाँ भी ये बीच में प्लस आ रहा है मतलब इसका एक अलग से लूप चलेगा, इसका अलग से लूप चलेगा, इसका अलग से लूप चलेगा। तो 3 इनर लूप यूज़ होंगे इस आउटर लूप के अंदर। देखा कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। और ये वैसे मतलब ये करने में मुश्किल है थोड़ी सी मैथमेटिकली, पर ये लॉजिक वाइज उतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि इंटरव्यूज़ के अंदर मतलब हमें से ऐसी प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं करनी है। ये सिर्फ हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 इनर लूप्स मुझे लिखने हैं। पहले वाला इनर लूप इस स्टार के लिए होगा, दूसरे वाला इनर लूप इस स्पेस के लिए होगा, तीसरे वाला इनर लूप इस स्टार के लिए होगा। तो मैं उन्हें ABC लिख देती हूँ। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। दिस इज फॉर स्टार्स, दिस इज फॉर स्पेसेस एंड दिस इज फॉर स्टार्स। अब स्टार्स की बात करते हैं। ये मेरे स्टार्स हैं। क्या मैं कह सकती हूँ जो भी रो नंबर है उतने स्टार्स मुझे प्रिंट करने हैं? इनफैक्ट यहाँ पे भी जो भी रो नंबर है उतने स्टार्स मुझे प्रिंट करने हैं। अगर मैं रो नंबर 3 पे हूँ तो मुझे 3 ही स्टार प्रिंट करने हैं, फर्स्ट में लास्ट में। तो मेरा जो स्टार वाला लूप है वो तो 1 से लेके I तक चलेगा, बिकॉज I इज़ माई रो नंबर। असली लॉजिक है यहाँ पे कि कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। अब स्पेसेस कितने प्रिंट हो रहे हैं? रो नंबर अगर 1 है तो 6 स्पेसेस आ रहे हैं। रो नंबर 2 है तो 4 स्पेसेस आ रहे हैं। रो नंबर 3 है तो 2 स्पेसेस आ रहे हैं। रो नंबर 4 है तो 0 स्पेसेस आ रहे हैं। मेरे जो स्पेसेस हैं हमेशा एक इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होता है तो हमेशा जो भी कुछ भी वैल्यू होती है वो हमेशा 2 से मल्टीप्लाइड हो रही है ताकि फाइनल रिजल्ट इवन आए। ये भी चीज़ मुझे नोटिस करनी है। जैसे जैसे मेरा रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे स्पेसेस कम हो रहे हैं। तो -i टाइप का कुछ लॉजिक होना चाहिए। एक बार देखते हैं n-i/2 फिट हो रहा है क्या हमारे लॉजिक के अंदर। ये मैंने रैंडमली सोचा है कि रो बढ़ रहे हैं तो स्पेसेस कम हो रहे हैं तो -i होना चाहिए। अब किस में से माइनस हो सकता है? n में से माइनस हो सकता है, जितना मैंने अभी पैटर्न्स को सॉल्व किया है। और लास्ट में क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं गेस कर रही हूँ बस। तो इसको फिट करके देख लेते हैं, इज इट फिटिंग। तो अगर मैं i की वैल्यू को 1 ले लूँ तो 2 × 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 2 × 3 दिस इज इक्वल टू 6। ये तो फिट हो गया। i की वैल्यू को 2 ले लूँ तो 2 × 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। ये भी फिट हो गया। i की वैल्यू को 3 ले लूँ 2 × 4 - 3 दिस इज इक्वल टू 2 × 1। ये हो गया 2 स्पेसेस, यानी ये भी फिट हो गया। अब ये तो फिट हो ही गए, 100% ये भी फिट हो जाएगा। कैसे? r की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 4 है तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 स्पेसेस। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कितने स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं? 1 से लेके 2 × n - i स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं। आप यहाँ पे सोच सकते हो मैम आपने तो इतनी जल्दी सोची है, मैं इतनी जल्दी कैसे सोचूंगा? आप डेफिनेटली इतनी जल्दी नहीं सोच पाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम C++ के अंदर पैटर्न्स कर रहे हैं तो। पर धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड होता है। आपने भी इतने सारे पैटर्न्स के सवाल कर लिए, कुछ तो सीखा होगा इनसे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन और करोगे, उसमें खुद सोचने की कोशिश करना। पर काफ़ी सारे मैंने आपको यूज़ केसेस दिखा दिए, कितने पॉसिबल केसेस हैं जिनको हम सोच सकते हैं मैथमेटिकली। तो दिस इज बेसिकली माई आउटर लूप, दिस इज माई इनर लूप। इनर लूप के अंदर 3 इनर लूप्स हैं और इनके अंदर मुझे स्टार्स एंड स्पेसेस के कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं। तो अपर हाफ को एक बार प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई कोड फॉर अपर हाफ। अपर हाफ के कोड में i = 1 से स्टार्ट होगा, i <= n, i++ कर देंगे हर बार। फिर 3 इनर लूप्स होंगे। सबसे पहला स्पेसेस स्टार्स वाला, तो स्टार वाला लूप j = 1 से लेके i तक जा रहा है। j = 1 से लेके i तक मेरा लूप जा रहा है। ये भी कोड्स मैंने याद नहीं किए हुए, ये मैं लेक्चर के साथ साथ फॉर्मूले डिराइव करके आपको पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है एज अ प्रोग्रामर आपको इन कोड्स को याद करना है, बस इन कोड्स को समझना ज़रूरी है। पैटर्न्स याद नहीं करने होते, पैटर्न समझने होते हैं। एक भी पैटर्न का कोड ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको बोलूँगी आप इसको रट लो या आप इसको याद रख लो, क्योंकि एज सच इंटरव्यूज़ में उतना कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी पैटर्न दे सकता है आपको, तो उस केस में आपका लॉजिक काम आएगा इंटरव्यू टाइम पे, ना कि इन कोड्स को याद रखना। तो j = 1 से लेके i तक जाएगा। इसमें हम किसको सी आउट करेंगे? सी आउट करेंगे स्टार्स।
और यही सेम कोड मुझे लास्ट में लिखना है, बीच में स्पेसेस का कोड आ जाएगा। दीज आर स्टार्स, बीच में स्पेसेस। स्पेसेस कहाँ से कहाँ तक हैं, j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू नॉट n माइनस 1, n माइनस आई, j प्लस प्लस, और हर बार हम सी आउट कर देंगे एक स्पेस को। तो अपर हाफ के अंदर दिस इज माई स्टार, देन स्पेस, देन सम स्टार, और एक लाइन जैसे ही खत्म हो गई लास्ट में कर दो एंड ऑफ लाइन। तो एक लाइन खत्म हो गई, एंड ऑफ लाइन, सेकेंड लाइन खत्म हो गई, एंड ऑफ लाइन, इस तरीके से। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या प्रिंट होगा, n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास ये अपर हाफ वाला पैटर्न आकर प्रिंट होगा। अब इसी का रिवर्स से मुझे क्या करना है, लोअर हाफ का पैटर्न क्रिएट करना है। तो लोअर हाफ के पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिखे रहने देती हूँ क्योंकि इसी तरीके का कुछ पैटर्न निकलेगा। दिस इज माई पैटर्न फॉर लोअर हाफ, एंड लोअर हाफ में अब आउटर लूप देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी पैटर्न नंबर 2। पैटर्न नंबर 2 के अंदर क्या हो रहा है, आउटर लूप से रोज डिसाइड करनी है। n इज इक्वल टू 4 है तो कितनी रोज है, 1 2 3 4 रोज हैं। तो लूप मेरा 1 to n चलना चाहिए या फिर n to 1 चलना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन में ईजी हो। अभी के लिए मैं दोनों लिख लेती हूँ, पर मुझे पता है बाद में जाके हम इनमें से एक ही यूज़ कर रहे होंगे। पर दोनों ही, मतलब कोई भी आप रिवर्स में चलाओ चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाओ, लूप चलेगा, लूप n टाइम्स ही। अब इनर लूप की बात करते हैं। कैन आई से ईच रो जस्ट लाइक अपर हाफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार स्पेस स्टार। इस रो के अंदर भी कुछ स्टार्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, कुछ स्टार्स हैं। इसके अंदर भी कुछ स्टार्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, कुछ स्टार्स हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टार्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, कुछ स्टार्स हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टार्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, कुछ स्टार्स हैं। इस रो के अंदर कितने स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, जैसे हमने ऊपर वाले में लिए थे। 0 स्पेसेस हैं और 4 स्टार्स हैं। यहाँ पे 3 स्टार्स हैं, 1 2 स्पेसेस हैं, 3 स्टार्स हैं। यहाँ पे 2 स्टार्स हैं, लास्ट में भी 2 हैं, यहाँ पे भी 1 स्टार है, लास्ट में भी 1 स्टार है। स्पेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 स्पेसेस हैं। हर स्टार के नीचे बेसिकली एक स्पेस आना चाहिए। और यहाँ पे इसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 स्पेसेस हो गए। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है अगर मैं इनको R1 R2 R3 R4 ऐसे लिख दूंगी तो फिर तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। यानी जैसे जैसे रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टार्स कम हो रहे हैं, वैसे वैसे स्पेसेस तो बढ़ रहे हैं पर स्टार्स कम हो रहे हैं। अब जैसे जैसे रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे स्टार्स बढ़ रहे हैं। पर मैं क्या चाहती हूँ, मैं पहले वाला थोड़ा सा लॉजिक रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में करूँगी। जैसे मैंने डायमंड पैटर्न के अंदर 1 to n नहीं किया, मैंने n to 1 किया, तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे लॉजिक फॉलो करने वाली हूँ कि मैं n to 1 करूँगी। वैसे पैटर्न्स ऐसी चीज़ है जिसको लिखने के बहुत तरीके होते हैं। इसी सेम पैटर्न को आप अलग तरीके से, मतलब अलग लॉजिक का इनर लूप आउटर लूप चला के भी प्रिंट करवा सकते हो। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है जो 1 से लेके n तक का लूप लिख के इस पैटर्न को प्रिंट करवा सकता है तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा। दोनों तरीके से पैटर्न को किया जा सकता है। मेरे लिए समझने में आसान n to 1 वाला है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रिवर्स करने वाली हूँ। बेसिकली मैं इसे कहूँगी दिस इज़ माई रो 4, दिस इज़ माई रो 3, दिस इज़ माई रो 2, दिस इज़ माई रो 1। तो रो 4 के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, 4 स्टार्स, यहाँ पे भी 4 स्टार्स। रो 2 के अंदर कितने स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, 2 स्टार्स, यहाँ पे भी 2 स्टार्स। तो स्टार्स कितने प्रिंट हो गए, 1 से लेके आई तक, यहाँ पे भी कितने प्रिंट हो गए, 1 से लेके आई तक। ये मैंने उल्टा इसलिए किया ताकि मेरे इनर लूप्स का लॉजिक सेम रह सके, नहीं तो मुझे इनर लूप का लॉजिक चेंज करना पड़ता। पर मैं चाहती हूँ सेम साइज मैं कोड कॉपी पेस्ट कर पाऊँ तो इनर लूप के अंदर सेम स्टार्स रह जाएँ। अब स्पेसेस का देखते हैं। स्पेसेस के अंदर देखते हैं 2 into n minus i फिट करेगा क्या। लेट मी राइट दिस फॉर्मूला, 2 multiplied by n minus i। i इज इक्वल टू 4 के लिए देखते हैं। i इज इक्वल टू 4 के लिए इट विल बी 2 into 4 minus 4 इक्वल 0। ये तो फिट कर रहा है। i इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। i इज इक्वल टू 3 के लिए दिस विल बी 2 into 4 minus 3 यानी 2 into 1 इक्वल टू 2। ये भी फिट कर रहा है। i इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। i इज इक्वल टू 2 के लिए दिस विल बी 2 into 4 minus 2 यानी 2 into 2 4। ये भी फिट कर रहा है। i इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। i इक्वल टू 1 के लिए दिस विल बी 2 into 4 minus 1
मतलब 2 × 3 = 6, तो ये भी फिट कर रहा है। मतलब ये वाला लूप मैं वैसे का वैसा रख सकती हूँ, ये भी लूप वैसे का वैसा, ये भी लूप वैसे का वैसा। मुझे बस क्या करना है, अपने आउटर लूप को रिवर्स करना है। कितनी बढ़िया ट्रिक निकाली। अंदर वाला कोड मैं दोबारा नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत झंझट है इतना बड़ा कोड लिखने में। मैं क्या करूँगी, सीधा कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ उसको। तो एक बार उसे लिख कर देखते हैं। इनफैक्ट अपर हाफ लोअर हाफ मैं पहले अलग से प्रिंट करके दिखाती हूँ। लेट मी कॉमेंट इट आउट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लोअर हाफ। ये लोअर हाफ, ये अपर हाफ का कोड था। अपर हाफ के कोड में कुछ नहीं करना, सिर्फ लूप को n से शुरू करना है, >= 1 तक लेके जाना है और हर बार माइनस माइनस कर देना है। सिर्फ आउटर लूप में चेंजेस करने हैं। अब इसे अगर मैं रन करूं तो ये क्या हो गया, लोअर हाफ प्रिंट हो गया। तो बेसिकली n = 4 के लिए ये अपर हाफ था, ये लोअर हाफ था। बिल्कुल सही कोड प्रिंट हुआ है। दोनों को साथ में प्रिंट कराएंगे अब। तो इसका कमेंट्स हटा देते हैं एंड लेट्स क्लियर इट एंड रन इट। सो दिस इज माई ब्यूटिफुल बटरफ्लाई पैटर्न फॉर n = 4। आई कैन ऑल्सो प्रिंट द पैटर्न फॉर n = 5। ये मेरा n = 5 के लिए पैटर्न हो गया। आई कैन ऑल्सो प्रिंट अ वेरी बिग ह्यूज पैटर्न फॉर n = 10। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। दिस इज फॉर द बटरफ्लाई पैटर्न फॉर n = 10। तो इस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं जिनको प्रिंट किया जा सकता है यूजिंग लॉजिक एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ नेस्टेड लूप्स। तो हमने नेस्टेड लूप्स के अंदर, पैटर्न्स वाले चैप्टर के अंदर इतनी नेस्टिंग देख ली है कि शायद इससे ज़्यादा नेस्टिंग हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगी जब भी हम एल्गोरिथम्स कर रहे होंगे। मतलब इससे ज़्यादा इनर लूप्स शायद ही हम किसी आउटर लूप के अंदर लिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली पहले से ही हमने कॉन्क्रीट अपना कोर जो है, फंडामेंटल जो नींव होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है विद नेस्टेड लूप्स। एंड डेफिनेटली डायमंड पैटर्न हो गया या फिर हमारा बटरफ्लाई पैटर्न हो गया, ये पैटर्न्स कॉम्प्लेक्स हैं। एज अ बिगिनर हमें डिफिकल्ट लगेंगे एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ C++, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग। शुरुआत के कुछ टॉपिक्स आपको बहुत ईजी लगेंगे, फिर कुछ टॉपिक्स आपको मुश्किल लगेंगे, फिर हम उससे भी मुश्किल चीज़ सीख लेंगे तो पुराना जो मुश्किल है वो और आसान लगने लग जाएगा। तो ऐसा ही होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, धीरे धीरे हम मुश्किल टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पुराने टॉपिक्स हमें आसान लगने लग जाएंगे। जैसे अब हम नेस्टेड लूप्स कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल लूप्स बहुत आसान लग रहे होंगे। अब हम नेस्टेड लूप्स कर रहे हैं तो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट या वेरिएबल्स डेटा टाइप्स बहुत आसान लग रहे होंगे। तो धीरे धीरे हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। हर चैप्टर के बाद आपको पुराने वाला चैप्टर थोड़ा सा और आसान लगने लग जाएगा। तो आई होप कि पैटर्न्स को सॉल्व करने में हमें बहुत मज़ा आया होगा एंड इसके बाद पैटर्न्स के असाइनमेंट क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करना है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर लॉजिक। दिस वॉज द कोड जो बेसिकली हमने लिखा है। इस कोड में कुछ नहीं है, मैंने आई को बेसिकली एक वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और मैं वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। इट्स बेसिकली लाइक सेइंग कि यहाँ मैंने इंट वैल्यू इज इक्वल टू आई कर दिया, जो बेसिकली आई की ही वैल्यू है, और इस बार मैं आई की जगह बस वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ। कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं आया कोड के अंदर। तो इसको हम ड्राई रन करके देखेंगे। तो ड्राई रन करने के लिए आउटर लूप से शुरू कर लेते हैं। आउटर लूप में क्या है, आउटर लूप यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इज माई आउटर लूप, या इनफैक्ट सिर्फ आउटर लिख लेते हैं इसको, एंड दिस इज माई इनर, ये मेरा इनर लूप है। और हमारा जो आउटपुट होगा उसे हम कुछ यहाँ पे प्रिंट कराने की। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आउटपुट विंडो। अब इनर लूप से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम यहाँ लूप में एंटर करेंगे तो हमारे आई की वैल्यू होगी 1 के इक्वल। जैसे आई की वैल्यू 1 है, हमें पता है आई <= 4 तो है ही, तो हम क्या करेंगे, लूप के अंदर वाला सारा काम कराने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही हम इस लूप के अंदर आए वैसे ही हम वैल्यू = आई असाइन कर देंगे। मतलब एक और नया वेरिएबल बन जाएगा वैल्यू, जिसके अंदर आई की वैल्यू आएगी, यानी 1 वैल्यू आएगी। अब आई की वैल्यू और वैल्यू की वैल्यू 1 हो गई है। अब हमारा इनर लूप स्टार्ट होगा। इनर लूप की शुरुआत भी वैसे ही होगी जैसे आउटर लूप की है, मतलब इसका भी वेरिएबल क्रिएट होगा j = 1। तो ये हम इनर लूप के अंदर क्रिएट करते हैं। j = 1 के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। j = 1 है, क्या j <= 4 है? येस, j <= 4। अब मुझे क्या करना है, लूप के अंदर जाके सी आउट करनी है वैल्यू। तो वैल की क्या वैल्यू है, वैल की वैल्यू है 1। तो हम क्या कर देंगे, स्क्रीन के ऊपर 1 को प्रिंट करवा देंगे विद अ स्पेस। अब जैसे ही वैल प्रिंट हो गया, j को कर देंगे ++। j++ हो गया, मतलब इस बार j की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 2। क्या 2 <= 4 है? येस, 2 <= 4। दोबारा से वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। वैल्यू क्या है, वैल्यू अभी भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को दोबारा प्रिंट कर देंगे। उसके बाद दोबारा j जाके अपडेट हो जाएगा। j की वैल्यू अपडेट होके इस बार हो जाएगी 3 के इक्वल। दोबारा देखेंगे 3 <= 4 है क्या? येस, 3 <= 4। दोबारा वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। वैल्यू की वैल्यू
अभी भी 1 के इक्वल है, तो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे 1 इस तरीके से। दोबारा से जे को अपडेट कर देंगे, जे इस बार अपडेट होके हो जाएगा 4 के इक्वल, तो जे अपडेट होके हो गया 4। इज 4 लेस देन इक्वल टू 4? यस, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो दोबारा वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे, वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे यानी 1 को स्क्रीन पर हम प्रिंट करवा देंगे। अब जे की वैल्यू दोबारा से जाके अपडेट हो जाएगी। इस बार जे की वैल्यू अपडेट होकर हो गई है 5। इज 5 लेस देन इक्वल टू 4? नो, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा लूप क्या हो गया, हमारा लूप खत्म हो गया। और अब हम सी आउट कर देंगे एंड लाइन। एंड लाइन का मतलब है अब हम जो भी चीज़ प्रिंट करेंगे नेक्स्ट टाइम वो हमारी नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होनी स्टार्ट होगी। मतलब नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ प्रिंट होगी वो यहाँ से प्रिंट होनी स्टार्ट होगी। एंड लाइन सी आउट कर दिया तो दोबारा से अब हम आउटर लूप में अपडेशन करेंगे, यानी इनर लूप एक बार खत्म हो गया पूरा 4 बार, अब आउटर लूप की तरफ हम आ रहे हैं। आउटर लूप में आई प्लस प्लस किया, इस बार आउटर लूप में आई प्लस प्लस किया तो इस बार आई की वैल्यू हो गई है 2 के इक्वल। दोबारा से चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। फिर वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 के इक्वल। अब दोबारा से हम इनर लूप के अंदर जाएंगे। जब आउटर लूप सेकंड टाइम रन कर रहा है तो इनर लूप में जे री इनिशियलाइज होगा। री इनिशियलाइज होगा मतलब जे की वैल्यू दोबारा 1 से स्टार्ट होगी। क्या अब 1 लेस देन इक्वल टू 4 है? यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब अपना काम करेंगे लूप में, विच इज टू प्रिंट द वैल्यू। वैल्यू क्या है मेरे पास? वैल्यू मेरे पास है 2 के इक्वल, तो मैं क्या कर दूंगी 2 को प्रिंट कर दूंगी। दोबारा जे जाके अपडेट हो जाएगा, जे इस बार अपडेट होके हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा तो दोबारा से काम कर देंगे बिकॉज 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4। दोबारा 2 प्रिंट कर देंगे। दोबारा जे अपडेट होके 3 हो जाएगा, वापस आएंगे, जे को अपडेट किया 3 कर दिया, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? यस, दोबारा काम कर दो मतलब वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो दोबारा 2 को प्रिंट कर दिया। दोबारा जे अपडेट हो गया, अपडेट होके क्या वैल्यू हो गई जे की? 4 हो गई। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? यस, तो दोबारा से वैल्यू को प्रिंट कर दो। वैल्यू को प्रिंट किया मतलब 2 आ गया। दोबारा जैसे काम किया जे अपडेट हो जाएगा, जे अपडेट होके हो जाएगा 5 के इक्वल। इज 5 लेस देन इक्वल टू 4? नो, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। तो इस केस में क्या करेंगे, लूप से हम बाहर निकल जाएंगे और सी आउट कर देंगे एंड लाइन। सी आउट एंड लाइन कर दिया मतलब जो भी चीज़ अब प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होनी स्टार्ट होगी, यहाँ से प्रिंट होनी स्टार्ट होगी। तो ये काम भी हमारे लिए हो गया। अब दोबारा से आउटर लूप के अंदर अपडेट कर देंगे। आउटर लूप में आई प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 3 के इक्वल। एंड लूप के अंदर दोबारा से जाएंगे, जैसे लूप के अंदर सेकेंड टाइम जाएंगे तो इस बार वैल्यू को री इनिशियलाइज करेंगे टू 3 एंड हमारा इनर लूप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा री इनिशियलाइज करेंगे जे को टू 1, तो यहाँ से जे दोबारा शुरू होगा 1 वैल्यू के साथ। जे अब अगर 1 है तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब वैल्यू को प्रिंट कर दो। वैल्यू क्या है? 3 के इक्वल है, तो वैल्यू को प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे 3 हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाएगा। वैल्यू को प्रिंट कर दिया, दोबारा जे प्लस प्लस कर दो। जे प्लस प्लस किया तो इस बार 1 से अपडेट होके 2 हो गया। 2 भी लेस देन इक्वल टू 4 होता है, दोबारा वैल्यू को प्रिंट कर दो। दोबारा वैल्यू प्रिंट मतलब 3 प्रिंट कर दिया, दोबारा जे प्लस प्लस हो गया। जे प्लस प्लस मतलब 2 की वैल्यू अपडेट होके 3 हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 4 मतलब दोबारा वैल्यू को प्रिंट कर दो। दोबारा वैल्यू को प्रिंट किया, दोबारा 3 आ गया। उसके बाद दोबारा से जे को अपडेट कर देंगे। जे को अपडेट किया तो इस बार जे की वैल्यू अपडेट होके हो गई 4। 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या? ऑब्वियसली होता है, तो दोबारा वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। वैल्यू क्या है? वैल्यू अभी भी 3 है, 3 को प्रिंट कर दिया। अब दोबारा से जे को अपडेट कर देंगे। हर बार काम करवाने के बाद जे को अपडेट करना है या आई को अपडेट करना है, जो भी लूप के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो जे इस बार अपडेट होके हो गया 5। 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये वाला मेरा लूप खत्म हो गया और मैं लूप से बाहर आ गई। लूप से बाहर आ गई तो एंड लाइन दोबारा से प्रिंट करा देंगे। एंड लाइन प्रिंट करवाने का मतलब है कि जो भी चीज़ अब प्रिंट होगी वो अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आके प्रिंट होगी। इस बाउंड्री को थोड़ा सा हटा देते हैं। बेसिकली जो भी चीज़ प्रिंट होगी नेक्स्ट टाइम अब यहाँ से आके प्रिंट होगी। ये मेरा एक बार आउटर लूप खत्म हो गया, दोबारा से जाके अपडेट कर देंगे। आई प्लस प्लस कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं एंड लेट्स मेक देम अ लिटिल स्मॉलर। आई को प्लस प्लस कर दिया मतलब आई की वैल्यू इस बार 4 हो गई। आई की वैल्यू मेरे पास 4 होकर आ गई। यहाँ से प्लस प्लस किया, इसके अंदर गए, वैल्यू वेरिएबल को री इनिशियलाइज किया टू 4, जो भी आई की वैल्यू है। इसके बाद इनर लूप के अंदर गए, इनर लूप के अंदर जे इज इक्वल टू 1 दोबारा से री इनिशियलाइज किया। लेट्स राइट इट विद येलो कलर। जे इज इक्वल टू 1 हो गया। चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या? ऑब्वियसली होता है, बेसिक मैथ है। तो मुझे अब काम करना है, काम है मेरी वैल्यू को प्रिंट कराना। वैल्यू की वैल्यू है 4, तो मैं 4 को प्रिंट करवा दूंगी। जैसे ही प्रिंट करवा दिया जे को प्लस प्लस कर देंगे। जे को प्लस प्लस करने का मतलब है कि 1 से बढ़ा के उसे 2 कर दिया। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब दोबारा से मुझे काम को परफॉर्म करना है। काम है वैल्यू को प्रिंट कराना, तो दोबारा 4 को प्रिंट करा दिया, काम कर दिया। अब अपडेट कर दो।
अपडेट करने का मतलब है जे को अब 3 बना देंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 4 होता है तो दोबारा काम कर दो। दोबारा काम करने का मतलब है 4 को दोबारा प्रिंट करवाएंगे, दोबारा अपडेट कर दो। अपडेट का मतलब है कि जे को अपडेट करने के लिए 3 को इंक्रीज कर देंगे टू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 तो दोबारा से मुझे काम करना है। दोबारा काम करना है तो 4 को दोबारा से प्रिंट करा देंगे, मतलब वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद काम कर दिया तो दोबारा अपडेट कर दो। काम करने के बाद अपडेट करने के बाद 4 अपडेट होके हो जाएगा 5। अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? नो, 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। मतलब ये वाले लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। इस वाले लूप से बाहर निकल गए तो सी आउट कर देंगे एंड लाइन। सी आउट एंड लाइन करने का मतलब है जो भी चीज़ प्रिंट होगी अब यहाँ से प्रिंट होगी, मतलब नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगी। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ प्रिंट नहीं होगा, पर ये पता है कुछ अगर करना होता प्रिंट वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होता। तो अब यहाँ से आके दोबारा हम आई को कर देंगे प्लस प्लस। आई को प्लस प्लस करने का मतलब है कि इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल। 5 के इक्वल होगी आई की वैल्यू। फिर चेक करेंगे क्या आई लेस देन इक्वल टू 4 होता है? 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। मतलब अब मेरा आउटर लूप फाइनली खत्म हो गया और मैं इस आउटर लूप से बाहर आ गई। तो एंड में मेरा आउटपुट क्या आया? मेरा आउटपुट वही आया जो हमें चाहिए था, जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। कोड मेरा लॉजिकली ड्राई रन करके कैसे वर्क किया? कोड मेरा लॉजिकली इस तरीके से वर्क किया होगा। और कैसे मैं वेरीफाई करूं ऐसे ही वर्क किया होगा? हम ये आई की वैल्यू लास्ट में 5 हुई या नहीं इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली जो हमारा आई है उसे बाहर डिक्लेयर कर देंगे, लूप के बाहर। तो लूप के बाहर डिक्लेयर किया तो यहाँ से इंट हटा देंगे और लास्ट में जब मैं सी आउट करूँगी अपने आई की वैल्यू तो मेरे पास 5 प्रिंट होकर आना चाहिए। फॉर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए 5 प्रिंट होकर आना चाहिए। एंड लाइन सेव कर लिया, क्लियर। ये पैटर्न प्रिंट हो गया और ये आई की वैल्यू प्रिंट हो गई विच इज इक्वल टू 5। यानी हमारा कोड वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया, एक एक स्टेप वैसे ही वर्क करता है इंटरनली कोड के अंदर। हमारा लॉजिक कैसे वर्क किया? लॉजिक में हमें बस ये याद रखना है, जब भी हम लॉजिक की बात करते हैं उसमें हमेशा ये याद रखनी है, क्योंकि हमारे आउटर लूप के अंदर हर लाइन के बाद हम एंड लाइन दे रहे हैं तो बेसिकली एक रो, ये वाली जो एक रो है ये कौन प्रिंट करवा रहा है? ये हमारा इनर लूप प्रिंट करवा रहा है। एक रो मतलब एक इनर लूप। इनर लूप पूरा का पूरा बार बार रन करेगा और जब खत्म कर देगा रन करना तब नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। मतलब जब एक बार पूरा का पूरा लूप चल गया तो हमारी फर्स्ट रो प्रिंट हो गई, फिर सेकंड टाइम चला तो सेकंड रो प्रिंट हो गई, थर्ड टाइम चला तो थर्ड रो प्रिंट हो गई। तो कितनी रोज प्रिंट होती हैं वो हमारा आउटर लूप डिसाइड करेगा कि 4 रो प्रिंट होनी है, और रो के अंदर क्या प्रिंट होना है वो हमारा इनर लूप डिसाइड करेगा कि मुझे तो वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी रो की वैल्यू प्रिंट करनी है। और कितनी बार इनर लूप रन करना चाहिए वो डिसाइड होगा कि मेरी हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। जैसे मैं चाहती कि 4 रोज तो प्रिंट हो पर ये 1 जो है ये 5 बार प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे इनर रो के अंदर चेंजेस करने पड़ते कि मैं तो चाहती हूँ n+1 टाइम्स, यानी 4 है तो 5 टाइम्स मुझे अपने नंबर को प्रिंट कराना है। तो इस बार आप नोटिस करोगे कि इस बार हर रो के अंदर पहले तो 4 थे, इस बार कितनी बार? 5 बार हर नंबर मेरे पास प्रिंट होकर आया। दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5। तो नंबर कितने प्रिंट हो रहे हैं और एक्चुअल हर रो के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है उसके लिए इनर लूप के अंदर चेंजेस करो, और कितनी रोज प्रिंट हो रही हैं उसके लिए आउटर लूप के अंदर चेंजेस करो। इतना बेसिक लॉजिक है जिसको हमें याद रखना है व्हेन वी आर सॉल्विंग पैटर्न्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग कॉल्ड द फ्लॉइड्स ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम फ्लॉइड्स ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें हमारी कॉन्टिन्यूअस नंबर सीक्वेंस जो है वो हम हर लाइन के ऊपर प्रिंट करते जाते हैं। ये जो फ्लॉइड्स ट्रायंगल है ये हमें n इज इक्वल टू 5 के लिए दिया हुआ है। ऐसे ही हमें एक जनरल फ्लॉइड ट्रायंगल का कोड लिखना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आउटर लूप कितनी बार रन करना चाहिए। आउटर लूप बेसिकली, क्योंकि हमें सिंगल पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे एक हाफ पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आउटर लूप नंबर ऑफ रोज से डिसाइड होगा। कितने नंबर ऑफ रोज हैं? n इज इक्वल टू 5 के लिए 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रोज हैं। तो मेरा आउटर लूप 1 से लेके n तक जाएगा। अब इनर लूप पे आ जाते हैं। इनर लूप कितनी बार रन करेगा? तो इनर लूप उतनी बार रन करेगा जितने हर रो के अंदर, ईच रो के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ये रो नंबर 1 है, दिस इज रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। रो नंबर 1 के अंदर 1 एलिमेंट है, रो नंबर 2 के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, रो नंबर 3 के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, रो नंबर 4 के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, रो नंबर 5 के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ जो भी मेरा ith रो है उतने ही टाइम्स मेरा i टाइम्स लूप रन करेगा, मतलब लूप चलेगा 1 से लेके i तक। तो यहाँ लिख सकते हैं मेरा इनर लूप चलेगा 1 से लेके i तक। अब हर इनर लूप में मुझे काम क्या करवाना है?
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या वर्क डन हो रहा है हर इनर लूप में। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर लूप के साथ कोई वेरिएबल है जिसको रीसेट करना पड़ रहा है टू 1, या जो भी काम हम करवा रहे हैं वो बेसिकली मेरे i और j पे डिपेंडेंट नहीं है। ये एक शुरुआती वैल्यू 1 मैंने ले ली है और ये वैल्यू अब हर लूप के साथ कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ आई जे। वैल्यू को नहीं फर्क पड़ रहा आई जे क्या है, वो बढ़ते जा रही है, हर बार प्लस प्लस होती जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप से बाहर एक और वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं एंड दिस वैल्यू कैन बी आर नंबर। इसको हम नंबर कह देते हैं NUM। नंबर को हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे और हर बार क्या करेंगे, हर बार सी आउट कर देंगे अपना नंबर एंड हर बार नंबर को कर देंगे प्लस प्लस। तो 1 प्रिंट करवा देंगे, 1 को प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा, 2 प्रिंट करवा देंगे, 2 प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, 3 प्रिंट करवा देंगे प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा, 4 प्रिंट करवा देंगे प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा, 5 प्रिंट करवा देंगे प्लस प्लस होके 6 हो जाएगा एंड सो ऑन, बढ़ता रहेगा हमारा नंबर। तो इस तरीके से ये सारे काम मुझे करने हैं, आउटर लूप 1 से लेके एन तक, इनर लूप 1 से लेके आई तक, और इनर लूप के अंदर मुझे अपने नंबर को प्रिंट करवाना है, नंबर प्लस प्लस। नंबर को शुरुआत में ही यानी आउटर लूप से पहले ही हम इनिशियलाइज कर देंगे टू 1। तो एक बार इसके लिए कोड में कन्वर्ट करते हैं, फ्लॉयड्स ट्रायंगल का कोड। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं विच इज़ नंबर। नंबर की शुरुआत हम करेंगे 1 के साथ। आउटर लूप हो जाएगा इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू i तक j प्लस प्लस। और हर बार हम सी आउट क्या करवाएंगे, हम सी आउट कराएंगे नंबर, और इनफैक्ट साथ में ही नंबर को कर सकते हैं प्लस प्लस। एक लाइन मेरी यहाँ तक प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे एंड लाइन कैरेक्टर। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। कोड में क्या प्रिंट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनफैक्ट यहाँ हर नंबर को प्रिंट करवाने के बाद हम एक छोटी सी स्पेस भी दे सकते हैं ताकि और क्लियरली हमारा फ्लॉयड्स ट्रायंगल प्रिंट होकर आए, कुछ इस तरीके से। n इज इक्वल टू 4 के लिए प्रिंट हो गया ये, मुझे 5 के लिए प्रिंट करना था, तो 5 के लिए फ्लॉयड्स ट्रायंगल कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा जहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारे पास 15 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम प्रिंट करवाने वाले हैं अपने इन्वर्टेड स्टार पैटर्न को। अब ये स्टार पैटर्न, इन्वर्टेड स्टार पैटर्न एज सच फिक्स नाम नहीं होते प्रोग्रामिंग के अंदर, ये मैंने खुद ही पर्सनली इन्हें नाम दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्वर्टेड स्टार पैटर्न कौन सा था, हॉलो स्क्वायर या हॉलो रेक्टेंगल वाला पैटर्न कौन सा था। आपको इनके नाम बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कोई हो सकता है इन नामों को यूज़ भी ना करे, वो सिंपली आपको सिर्फ पैटर्न दिखाएंगे लिख कर। तो ये वाला इन्वर्टेड स्टार पैटर्न, मतलब उल्टा, इन्वर्ट करना मतलब ऑपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, ये वाला पैटर्न इस बार हमें प्रिंट करना है। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर n इज इक्वल टू 4। अब इसमें भी सबसे पहले सोच लो आउटर लूप कितनी बार रन करेगा। आउटर लूप उतनी बार रन करेगा जितने मेरे नंबर ऑफ रोज हैं। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं, फॉर n इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, यानी ये अगर मेरा रो 1 है, दिस इज़ माई रो 2, दिस इज़ माई रो 3, दिस इज़ माई रो 4, तो कितनी बार कितनी रोज प्रिंट हो रही हैं, n इज इक्वल टू 4 के लिए 4 रोज प्रिंट हो रही हैं। तो ऐसे ही लॉजिकली सोचा जा सकता है n इज इक्वल टू 5 के लिए कितनी रो प्रिंट होती, 5 प्रिंट होती। यहाँ पे एक और एडिशनल रो आ जाती जिसमें 5 स्टार्स प्रिंट हो जाते। तो इस तरीके से मेरा पैटर्न जो है उसको मुझे जनरलाइज करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो आउटर लूप चलेगा वो फिर n टाइम्स चलना चाहिए, यानी आउटर लूप 1 से लेके n तक चलेगा, n टाइम्स, n रोज प्रिंट करवाने हैं। क्योंकि सेकंड आ जाएगा कि इनर लूप कितनी बार चलना चाहिए। इनर लूप कौन डिसाइड करेगा कि हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उससे मुझे कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करनी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला निकाला था कि अगर i मेरा रो नंबर है तो इनर लूप भी i टाइम्स चलना चाहिए क्योंकि उतने ही एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये मैंने फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर रो की वैल्यू i है तो कितने एलिमेंट्स प्रिंट होने हैं इनर लूप के अंदर, i ही एलिमेंट्स प्रिंट होने हैं। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ फॉर्मूला निकालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर i की वैल्यू 1 है, मतलब i इज इक्वल टू 1 है, उसके लिए कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, 4 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। i की वैल्यू 2 है तो 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। i की वैल्यू 3 है तो 2 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। i की वैल्यू 4 है तो 1 एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये घटते हुए जा रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 एंड दे आर एंडिंग विद 1। अब मुझे ये पता है i की वैल्यू 1 है तो 1 एलिमेंट तो प्रिंट नहीं हो रहा, 4 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। पर यहाँ से मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। क्या मैं लिख सकती हूँ दैट 4 इज इक्वल टू 4 माइनस रो नंबर प्लस 1? क्या मैं इस तरीके का एक जनरल फॉर्मूला बना सकती हूँ, 4 माइनस रो नंबर प्लस 1? और मेरा रो नंबर क्या है,
मेरा रो नंबर है आई के इक्वल 4 माइनस आई प्लस 1, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है जिसको मैंने बनाने की कोशिश की। क्या ये फिट इन कर रहा है? मैं गेस करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, और जनरली इसी तरीके का कुछ है। इसी तरीके का कुछ मतलब या तो आई निकलेगा, या n माइनस आई निकलेगा, या n माइनस आई प्लस 1 निकलेगा, या n माइनस आई माइनस 1 निकलेगा। इसी तरीके का जनरल फॉर्मूला होता है जो जनरली पैटर्न्स के अंदर वर्क करता है। मतलब मैक्सिमम जो पैटर्न के सवाल है ना, वहाँ जो फॉर्मूला यहाँ पे इनर लूप के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा वो कुछ इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आ रही होगी, या एक दो और एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है, या 2 इंटू आई माइनस 1, या इस फॉर्म का हो जाएगा। मतलब कुछ ही ऐसा लॉजिक हमारे पास निकल के आएगा। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें अभी पता होना स्टार्ट नहीं होगा कि क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला होना चाहिए। वो जब हम लेक्चर वाले 10 क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे असाइनमेंट वाले, तब हमें आइडिया लगना स्टार्ट होगा कि अच्छा पैटर्न के सवाल इस तरीके से होते हैं, ऐसे हम फॉर्मूला को गेस करते हैं। अभी के लिए लॉजिक अगर समझे तो 4 माइनस आई प्लस 1, इसको हम चेक करना चाह रहे हैं फिट इन करता है क्या। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? आई की वैल्यू है 1, तो 4 माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है? 4 के इक्वल होता है। यहाँ पे तो ये फिट इन कर गया। नेक्स्ट में अगर चेक करें 4 माइनस आई प्लस 1 क्या होगा? आई की वैल्यू यहाँ पे 2 के इक्वल, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 4 माइनस 2 2 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये भी मैच कर रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। नेक्स्ट अगर चेक करें 4 माइनस आई प्लस 1, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 माइनस आई की वैल्यू यहाँ पे 3 के इक्वल, 3 प्लस 1, ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू 2 के इक्वल हो गई, तो दिस इज इक्वल टू 2। एंड यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेगा, 4 माइनस आई प्लस 1 विच इज इक्वल टू वॉट? 4 माइनस 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये लॉजिक यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। इनफैक्ट ये जो 4 है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं विद n, क्योंकि यहाँ 4 की वैल्यू, n की वैल्यू 4 है, तो हर जगह मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ विद माई n। और ये मैंने गेस कैसे किया, मैं आपको अपना इंटरनली मेरे दिमाग में क्या चला वो मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। ऐसा नहीं है रैंडमली मैंने कुछ भी माइनस लिख दिया। यहाँ मैंने n प्लस आई क्यों नहीं लिखा, n माइनस आई ही क्यों लिखा? उसका एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मैंने ये नोटिस किया जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 4 है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैसे वैसे ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे कम हो रहे हैं। मतलब i की वैल्यू तो बढ़ रही है पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हर रो के अंदर लिखे जा रहे हैं वो कम हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि आई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले के अंदर आई नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए। जितना बड़ा नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू होगी उतनी कम, उतनी छोटी फाइनल वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी। तो इस लॉजिक को मैंने लॉजिकली अपने दिमाग में ये सोचा ये काम करने के लिए। एंड ऑल्सो मैंने पैटर्न के सवाल बहुत बार किए हुए हैं, तो दिस क्वेश्चन इज रियली ईजी फॉर मी। वो एक अलग लॉजिकल चीज़ है, तो आपके लिए भी 4 महीने बाद जब आप कोडिंग कर लेंगे पूरी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। अभी डिफिकल्ट लग रहा है हमें, पर डिफिकल्ट ना लगे 4 महीने बाद, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना ज़रूरी है। बाकी चैप्टर पे आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ माइनस आई जैसा होगा, ना कि प्लस आई जैसा। और किस में से माइनस कर सकते हैं वैल्यू, क्योंकि जनरली हम n के साथ डील कर रहे हैं तो फॉर्मूले के अंदर n होना चाहिए। मैंने ये भी देख लिया किस प्रोपोर्शन में कम हो रहा है। हर बार कैसे हो रहा है? हर बार डिक्रीज हो रहा है बाय 1, डिक्रीज हो रहा है बाय 1। तो आई इंक्रीज हो रहा है विद 1, पर क्योंकि आई नेगेटिव में है तो हर बार वैल्यू डिक्रीज होगी विद 1। तो स्टार्टिंग की वैल्यू हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे पता है मेरा -1 होगा आई, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज, मतलब किस तरीके का फॉर्मूला मेरे लिए फिट करता है, वो फिर हम थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर एंड थोड़ा सा लॉजिक से गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी इसे मैं समराइज करने की कोशिश कर देती हूँ। मुझे पता करना था मेरा इनर लूप कितनी बार रन करेगा, तो उसके लिए मुझे देखना था मेरे हर रो के अंदर क्या एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। मैंने यहाँ से नोटिस किया कि जैसे जैसे मेरा रो नंबर बढ़ रहा है मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो रहे हैं, मतलब आई कुछ ना कुछ नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने -i को पिक करना चूज़ किया। अब एग्जैक्ट फॉर्मूले के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू है फॉर i इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 1 के लिए -i के साथ मैं क्या क्या वैल्यूज़ फिट कर सकती हूँ, और i इज इक्वल टू 4 के लिए, मतलब इसके लिए मैं -i के साथ क्या क्या वैल्यू फिट कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट 4 आ जाए और जिससे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट 1 मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए n-i+1 एक ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों के ऊपर फिट बैठता है। तो बेसिकली यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिलता है कि मेरा इनर लूप कितनी बार रन होना चाहिए। मेरा इनर लूप n-i+1 टाइम्स रन होना चाहिए। मतलब मेरा इनर लूप 1 से लेके n-i+1 टाइम्स जाएगा। जैसे पुराने क्वेश्चन में 1 से लेके i तक जा रहा था, क्योंकि
i कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे थे हर लाइन में। इस बार हर लाइन में कितने कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं? n-i+1। इस लाइन में भी n-i+1 कैरेक्टर्स हैं, इस लाइन में भी n-i+1 कैरेक्टर्स हैं। तो मेरा इनर लूप 1 से लेके n-i+1 तक जाना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या काम करना है, मुझे प्रिंट क्या करना है एग्जैक्टली मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो हर बार मुझे सी आउट करना है एक स्टार को। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे? इसका कोड इनफैक्ट डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। शुरुआत में n को इनिशियलाइज कर लेते हैं विथ 4। आउटर लूप लिखेंगे i = 1 से लेके आउटर लूप कहाँ तक जाएगा? <= n i++। तो आउटर लूप मेरा 1 से लेके n तक जा रहा है। इनर लूप कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? इनर लूप j = 1 से लेके j <= क्या मेरा फाइनल फॉर्मूला था? n-i+1। n-i+1। तो आपने नोटिस किया मैं कोड करते करते नहीं देख रही कि मेरी फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैंने पेपर पे पेन पे मैथमेटिकली सॉल्व करके उसे कैलकुलेट किया कि मेरी फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए। और हर बार कर देंगे हम j++। एंड एवरी टाइम वी आर गोइंग टू सी आउट। इनफैक्ट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है पेरेंथेसिस की, पर क्लैरिटी के लिए मैंने फाइनल वैल्यू के लिए पेरेंथेसिस लगाया। हर बार मुझे सी आउट करना है एक स्टार। और हर लाइन के ख़त्म होने के बाद, लाइन कब ख़त्म होती है? जब इनर लूप ख़त्म होता है। हर बार हम सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। इसे सेव कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा मेरा इन्वर्टेड स्टार पैटर्न। स्पेस के साथ इनफैक्ट और बेटर लगेगा ये। स्पेस के साथ पैटर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं n की वैल्यू 5 कर दूं तो 5 के लिए भी पैटर्न प्रिंट होके आ जाएगा। अब फर्स्ट लाइन में 5 स्टार्स हैं, फिर 4 स्टार्स हैं, फिर 3 स्टार्स हैं, फिर 2 स्टार्स हैं। बेसिकली पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है लॉजिकल तरीका, एक जनरल लॉजिक जिस पे सारी वैल्यूज़ के लिए जो वर्क कर जाए। तो वही पैटर्न मैंने आइडेंटिफाई किया है मैथमेटिकल टर्म्स में, और उसी से मेरा ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अगर मैं 7 कर दूं n को तो उसके लिए भी मेरा पैटर्न प्रिंट होगा। इस बार फर्स्ट लाइन में 7 स्टार्स हैं, फिर 6 स्टार्स हैं, फिर 5 स्टार्स हैं, फिर 4 स्टार्स हैं, फिर 3 स्टार्स हैं। तो कोडिंग के अंदर कुछ भी मैजिक नहीं होता, सारी चीज़ें इंटरनली लॉजिकली वर्क करती हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी होता है, पर सारी चीज़ें लॉजिक से ही वर्क कर रही होती हैं। तो आई होप कि ये वाला लॉजिक हमें समझ में आया होगा। अगर इसको समझने में किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी परेशानी हुई है तो कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लो। यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक अगर समझने में प्रॉब्लम हुई है, ट्राई टू रिवाइंड द लेक्चर, वॉच इट अगेन। और अगर लॉजिक ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया, पर कोड में कैसे कन्वर्ट हुआ उसका और इंट्यूशन आप लेना चाह रहे हो, तो एक बार अपने कोड को खोल के रखना है पेपर पेन के ऊपर। अपने कोड की एक एक लाइन के लिए आपको ड्राई रन करके देखना है। ड्राई रन करके देखो कि एक एक लाइन के लिए हमारा कोड कैसे वर्क किया, एंड उससे हमारी क्लैरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पैटर्न जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ द हाफ पिरामिड पैटर्न। हाफ पिरामिड मैंने इसको क्यों नाम दिया है? बिकॉज अ पिरामिड लुक्स लाइक दिस एंड दिस इज़ हाफ ऑफ अ पिरामिड। अब इस पैटर्न को हम क्रिएट करने वाले हैं। इस पैटर्न के लिए भी हमारी जो n की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 4। यानी अगर n की वैल्यू 5 हो जाती तो पैटर्न के अंदर 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यूज़ प्रिंट होकर आती। तो n की वैल्यू 4 के लिए हम एक जनरल पैटर्न जो है उसका लॉजिक क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा आउटर लूप कितनी बार रन करना चाहिए। आउटर लूप कैसे पता चलेगा? जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगे। तो n = 4 के लिए कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो आउटर लूप है वो n टाइम्स चलना चाहिए। n = 4 के लिए 4 टाइम्स रन करेगा, n = 5 के लिए 5 टाइम्स रन करेगा। तो मेरा जो आउटर लूप है दैट शुड रन फ्रॉम 1 to n। सेकेंड और सबसे शायद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम का, कि मेरा इनर लूप कितनी बार रन करे। इनर लूप के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हर ईच रो में क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे रो नंबर एक बार लिख लेते हैं। दिस इज़ माई रो 1, दिस इज़ माई रो 2, दिस इज़ माई रो 3, दिस इज़ माई रो 4। तो रो 1 के लिए मेरे पास 1 प्रिंट हो रहा है। रो 2 के लिए 1 से लेके 2 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। रो 3 के लिए 1 से लेके 3 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। रो 4 के लिए 1 से लेके 4 तक नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। क्या हमें पैटर्न दिखाई देना स्टार्ट हो रहा है? आई बिलीव यहाँ हमें पैटर्न दिखाई देना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इनफैक्ट एक और मैं चीज़ बताती हूँ, अगर लेट्स सपोज R 5 होता और n की वैल्यू 5 होती तो 1 2 3 4 5 होता। तो क्या मैं कह सकती हूँ वहाँ पे 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट होते। तो क्या अब हमें पैटर्न दिखाई देना स्टार्ट हो रहा है? द जनरल पैटर्न इज कि 1 से लेके जो भी मेरी रो की वैल्यू है वहाँ तक, मतलब 1 से लेके I तक मुझे सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। अगर मैं रो नंबर 1 पे हूँ तो 1 से लेके
1 तक, रो 2 पे हूँ तो 1 से लेके 2 तक, रो 3 पे हूँ तो 1 से लेके 3 तक, रो 5 पे हूँ तो 1 से लेके 5 तक। पर इसे 4 के लिए ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी पैटर्न आई होप हमें समझ में आया होगा कि जिस भी रो नंबर पे हैं हम हैं 1 से लेके उस नंबर तक, उस रो नंबर तक हमें अपने नंबर्स को प्रिंट करना है। तो मेरा लूप कितनी बार रन करेगा? मेरा लूप बेसिकली 1 से लेके आई तक रन करेगा। तो मेरा जो इनर लूप है वो 1 से लेके आई तक रन करेगा और मुझे हर बार लूप के अंदर क्या प्रिंट करवाना है, क्या वर्क डन कराना है इनर लूप के अंदर। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 1 से लेके आई तक अगर लूप रन कर रहा है तो 1 से लेके आई की ही वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है। यानी अगर मेरा लूप 1 से लेके 1 तक चल रहा है तो 1 प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 2 तक चल रहा है तो 1 और 2 दोनों वैल्यूज प्रिंट करवानी है। अगर लूप 1 से लेके 4 तक चल रहा है तो 1 2 3 4 चारों प्रिंट करवाने हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा इनर लूप का वेरिएबल होगा जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जे 1 से लेके आई तक जाएगा। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है? मुझे जे की ही वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो क्या वर्क डन कराना है? मुझे सी आउट करानी है अपनी जे की वैल्यू हर बार। तो जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, 2 होगी तो 2 प्रिंट होगा, 3 होगी तो 3 प्रिंट होगा। और जे की वैल्यू जहाँ तक जाएगी, मतलब आई तक अगर जाएगी तो आई तक हम सारी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे होंगे एक लाइन के अंदर। तो लॉजिकली हमारा कोड कैसे लिखा जाएगा? कोड के अंदर ये मेरा आउटर लूप होगा, इंट आई इज इक्वल टू 1 से हम आई लेस देन इक्वल टू एन तक जाएंगे, हर बार कर देंगे आई प्लस प्लस। इनर लूप के अंदर फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1 से लेके जे लेस देन इक्वल टू आई तक जाएंगे और हर बार कर देंगे जे को प्लस प्लस। और सी आउट क्या करना है? सी आउट मुझे करना है अपने जे को। एंड इस तरीके से मेरा जो लूप है और यहाँ पे एंड लाइन। तो इस तरीके से मेरा जो कोड है वो मैं लिख सकती हूँ टू प्रिंट माई हाफ पिरामिड पैटर्न। आई होप हमें ये वाला लॉजिक समझ में आया होगा कि यहाँ हम जे को क्यों प्रिंट करवा रहे हैं, आई को क्यों नहीं प्रिंट करवा रहे। बाकी ये मैं आपको कोड से भी थोड़ा सा समझा दूंगी। एक बार अपने कोड को लिख लेते हैं। लेट्स हैव आर n इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आउटर लूप लिखते हैं, इंट i इक्वल्स 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस फॉर j इक्वल्स 1, j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। एंड हर बार हमें सी आउट करना है अपने जे को। एंड यहाँ पर सी आउट कर देंगे हम एंड ऑफ लाइन। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। तो हमारे पास हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली द पैटर्न जिसके लिए हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम जे की जगह आई को प्रिंट करवाते तो क्या होता। तो उस केस में हर बार आई की वैल्यू प्रिंट होती। यानी यहाँ पर आई 1 एक बार प्रिंट होता, 2 2 बार प्रिंट होता, 3 3 बार प्रिंट होता और 4 4 टाइम्स प्रिंट होता। तो इंटरनली जो वैल्यू चेंज हो रही है वो जे की वैल्यू है। रो के हर एक एलिमेंट के लिए रो नंबर सेम रहता है। अगर मैं थर्ड रो पर हूं तो थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स के लिए रो नंबर 3 तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं 3 को ही प्रिंट करवा रही हूं तो मेरे पास 3 बार 3 प्रिंट होकर आ जाएगा। यानी अगर मैंने आई प्रिंट करवाया होता तो मेरे पास ये पैटर्न प्रिंट होकर आता, पर क्योंकि मैंने जे प्रिंट करवाया है तो मेरे पास ये पैटर्न प्रिंट होकर आया। तो हमारे दिमाग में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें रैंडमली नहीं सोचना कि हमें आई प्रिंट करवाना है या जे प्रिंट करवाना है। हमारे पास लॉजिकल आंसर होना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यू है जिसको प्रिंट करवाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो इसे वापस से एज जे हम सेव कर सकते हैं बिकॉज दैट इज आर करेक्ट कोड। एंड इनफैक्ट इसे n इज इक्वल टू 5 के लिए हम वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 5 के लिए ये पैटर्न हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो n इज इक्वल टू 10 के लिए भी प्रिंट करवा सकती हूँ। n इज इक्वल टू 10 के लिए दिस विल बी माई एग्जैक्ट पैटर्न, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट पैटर्न जिसे हम प्रिंट करने वाले हैं, दिस इज माई कैरेक्टर पिरामिड पैटर्न, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब इस पैटर्न के अंदर एक चीज़ हमें डिफरेंट मिलेगी एज कम्पेयर टू द अदर पैटर्न्स। इसके अंदर जो पैटर्न है वो कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर्स का है। यानी ए है तो अगले वाली लाइन ए बी नहीं है, अगले वाली लाइन बी से स्टार्ट हो रही है, फिर सी, फिर डी ई एफ। ऐसा नहीं है यहाँ पे ए बी सी हो गया फिर ए बी सी डी हो गया, रिपीटेशन नहीं है। एक कॉन्टिन्यूस चीज़ है जो चल रही है। पहले ए है, फिर बी सी है, फिर डी ई एफ है, फिर जी एच आई जे है। इस तरीके से मेरा पैटर्न कंटिन्यू होते जा रहा है। और ये मेरा n इज इक्वल टू 4 के लिए है। 5 के लिए क्या होता, जे के बाद के एल एम एन ओ। इस तरीके से मेरी नेक्स्ट लाइन प्रिंट होकर आती। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारा आउटर लूप क्या होना चाहिए। आउटर लूप इज बेसिकली कितने नंबर ऑफ रोज हम प्रिंट करवा रहे हैं n के लिए।
तो n इज इक्वल टू 4 के लिए 4 नंबर ऑफ रोज हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ आउटर लूप 1 से लेके n तक चलेगा। अब इनर लूप की बात करते हैं। इनर लूप कौन डिसाइड करेगा कितनी बार रन करेगा? इनर लूप हमारी ईच रो डिसाइड करेगी कि हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4। रो 1 में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट है। रो 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। रो 3 में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। रो 4 में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से रो 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? जनरल पैटर्न के हिसाब से 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो हर रो में जितना रो नंबर है उतने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। मतलब इनर लूप 1 से लेके i तक चलेगा, बिकॉज i इज माई रो नंबर। तो i रो पर हम हैं, तो ith रो के अंदर i नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। और थर्ड चीज़ हमें क्या देखनी होती है? वर्क डन, कि हम क्या काम करने वाले हैं इस पैटर्न के अंदर। इस पैटर्न के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का काम है। इस बार जो काम है वो i और j से रिलेटेड नहीं है। i और j से रिलेटेड हमारा काम नहीं है, हमारा काम कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो बेसिकली हम अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाली हूँ। हम इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए, अब मुझे पता है मेरा कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। कॉन्टिन्यूस यानी एक बार मैंने किसी वैल्यू के साथ स्टार्ट कर दिया तो उसी को हम अपडेट करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है उस वैल्यू को मुझे बीच में रीसेट करना है रो के हिसाब से, या दोबारा से उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग वैल्यू के साथ में, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। कॉन्टिन्यूस एक वैल्यू है जो अपडेट होती जा रही है। तो आउटर लूप के बाहर ही यानी कोड के अंदर ही शुरुआत में मैं एक कैरेक्टर डिफाइन कर दूंगी। वी कैन कॉल इट कैरेक्टर CH या वी कैन कॉल इट कैरेक्टर एलिमेंट, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे बेसिकली A के साथ, कैपिटल A के साथ। तो हर बार मुझे क्या करना है? इस कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करवाना है और फिर उसे अपडेट कर देना है। जैसे A प्रिंट हो गया, अब A को अपडेट कर दो, B बना दो। फिर B प्रिंट हो गया, B को अपडेट कर दो, C बना दो। फिर C प्रिंट हो गया, C को अपडेट कर दो, नेक्स्ट टाइम D प्रिंट होगा। D प्रिंट हो गया, फिर अपडेट कर दो, नेक्स्ट टाइम E प्रिंट होगा। तो हर बार मुझे कैरेक्टर को प्रिंट करवा के उसे नेक्स्ट टाइम के लिए अपडेट करना है। तो वर्क डन क्या है? हर बार मैं अपने कैरेक्टर CH को प्रिंट करवा सकती हूँ और फिर मुझे CH को क्या कर देना है? CH को कर देना है ++, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपडेट हो जाए। CH ++ होगा, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ वर्क करेगी। CH ++ कहने का मतलब है CH इज इक्वल टू CH +1। और जब भी कैरेक्टर्स की बात होती है तो A+1 का क्या मतलब होता है? यहाँ पे टाइप कास्टिंग वर्क करेगी, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो कंपाइलर करता है। कंपाइलर A को क्या समझेगा? कंपाइलर A को एक नंबर समझेगा और नंबर के अंदर 1 ऐड कर देगा, फिर वो 1 बन जाएगा। और क्योंकि हम उसे एक कैरेक्टर के अंदर साइन कर रहे हैं तो दोबारा टाइप कास्टिंग हो जाएगी, मतलब वो नंबर दोबारा कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A+1, कैरेक्टर A+1 इज एक्चुअली कैरेक्टर B इन C++। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन के अंदर। और कैरेक्टर B+1 इज एक्चुअली कैरेक्टर C इन C++। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कहीं भी अगर इसमें डाउट है तो पुराना एक बार टाइप कास्टिंग वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना है। तो बेसिकली मुझे कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है और नेक्स्ट टाइम के लिए उसे अपडेट कर देना है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे? कोड इनफैक्ट मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखा देती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट कोड। n इज इक्वल टू 4 मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है। एक मैं और एक्स्ट्रा कैरेक्टर CH क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें मैं कैपिटल A स्टोर करवाऊंगी। आउटर लूप कहाँ से लेके कहाँ तक रन कर रहा है? i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन इक्वल टू n तक, i++। और इनर लूप क्या कर रहा है? इनर लूप j इज इक्वल टू 1 से लेके i तक रन करेगा। तो j इज इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू i, j++। हर बार मुझे क्या सी आउट कराना है? मुझे सी आउट कराना है अपने कैरेक्टर CH को और फिर CH को हम कर देंगे ++। और हर लाइन के बाद एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देते हैं। इसे सेव कर लेंगे। नाउ लेट्स रन आवर कोड। तो हमारे पास वही सेम पैटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं n इज इक्वल टू 5 कर दूं तो नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट होकर आ जाएगी, विच इज़ दिस। मैं 6 कर दूं तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होकर आ जाएगी, विच इज़ दिस। तो इस तरीके से हम अपने पैटर्न्स को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये CH++, मुझे इस अलग लाइन में करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? डायरेक्टली इसे यहाँ पर भी कर सकती हूँ, तो भी सेम ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि CH++ क्या करेगा? सी आउट के लिए जो यहाँ पे वैल्यू यूज़ होगी प्रिंट करने के लिए, वो कौन सी होनी चाहिए? वो हमारी पुरानी वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि ++ ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीज करता है। बाद में इंक्रीज करने का मतलब है पहले पुरानी वैल्यू प्रिंट करवा देगा और अगली बार के लिए वैल्यू को इंक्रीज कर लेगा। तो अगर दोबारा से n इज इक्वल टू 4 के लिए इसे रन करें तो द पैटर्न इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम, ABCDEFGHIJ। तो इस तरीके से हम अपने कैरेक्टर पिरामिड पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं।